कहानी की शुरुआत 3 साल पहले से होती है, जहाँ एक आइलैंड में हंटर्स बहुत सारी बड़ी बड़ी चींटियों से लड़ रहे होते हैं। फिर वो हंटर्स अपनी मैजिकल पावर से उन पर हमला कर देते हैं, पर उन चींटियों को उस हमले का कुछ असर नहीं होता और तब वो उन सब हंटर्स पे हमला कर देती है और उन्हें खाने लगती है। तब एक पर्सन सोचता है कि अब शायद मैं मरने वाला हूँ कि तभी वहाँ एस क्लास हंटर मीन आकर उसे बचा लेता है और अपनी हीलिंग पावर से उसके सारे जख्मों को ठीक कर देता है। तब और चींटियां उस पर अटैक करती है, लेकिन उसके साथ ही उसको बचा लेते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ी व्हाइट कलर की चींटी आ जाती है। उनको लगता है कि ये इन चींटियों की महारानी है, तो वो दोनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर यूनसक उस पर अपना लाइटनिंग अटैक करता है और योनहो उस चींटी के दांत तोड़कर जोर से उसकी तरफ फेंककर उसके शरीर के आर पार कर देता है, जिससे उस चींटी की मौत हो जाती है। तब और भी बहुत सारी व्हाइट चींटियां आ जाती है। तब वो दोनों अपने पावरफुल मोड में आकर उनका सफाया कर देते हैं और दूसरी ओर हम एक आदमी को देखते हैं जो बाकी चींटियों में अपनी पावर से फ्लेम अटैक करता है, मगर व्हाइट चींटियों को उस फ्लेम से कोई असर नहीं होता। तब बाकी हंटर्स भी उन चींटियों से लड़ने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और 10 साल बाद हम देखते हैं कि एक दिन यहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जो कि इस दुनिया को अलग अलग डायमेंशन से लिंक करता है, जिसके दूसरी ओर खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जिनको मारने के लिए इंसानी हथियार किसी काम के नहीं थे, लेकिन हंटर्स ही ऐसे लोग हैं जिनके पास पावर और एबिलिटीज है इन मॉन्स्टर से लड़ने की। ये हंटर्स को अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंक दिया जाता है, जिसमें से सबसे टॉप पर एस रैंक है, जिसके बाद ए बी सी डी और सबसे लास्ट में ई रैंक। और जब एक हंटर्स की पावर जाग जाती है तो वो चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले, पर वो अपनी एबिलिटीज को आगे अपग्रेड नहीं कर सकता। फिर सीन प्रेजेंट में चेंज होता है और किम और पार्क आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू वहाँ आ जाता है और सभी वहाँ उसका हालचाल पूछ रहे होते हैं। तब पार्क पूछता है ये कौन है, सब इसका हालचाल क्यों पूछ रहे हैं, क्या ये कोई बड़ा हंटर है। तब किम बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा वीक हंटर है और ये किसी ई लेवल के पोर्टल से टकरा कर भी चोट खा सकता है, और अगर ये यहाँ आया है इसका मतलब ये मिशन काफी इजी होने वाला है। तब सूही जो जिनवू की दोस्त है वो भी वहाँ आ जाती है और जिनवू को लगी चोटों के बारे में पूछती है। जिनवू बताता है कि उसको ये चोट एक छोटे ई लेवल के डंजन से मिली है। वो जिनवू को अपनी चोटों का ध्यान रखने को बोलती है। अब जिनवू दोबारा उस पोर्टल में जाने वाला होता है कि इस बार उनकी टीम का लीडर सोंग चियुल होता है। तब सारे उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तब जिनवू सोच रहा होता है कि उसके पास बस एक चाकू ही है जिसमें एक भी पावर्स नहीं है। फिर वो भी उस पोर्टल में चला जाता है। तब यहाँ एक पर्सन प्रेसिडेंट गो से गवर्नमेंट के साथ हुई मीटिंग के बारे में पूछता है। तब वो बताते हैं कि वो बस हमेशा से एक ही चीज कहते आ रहे हैं कि डंजन्स को खत्म करो और रिसोर्सेज सप्लाई करो। दरअसल जब भी कोई बीस्ट मारा जाता है तो उसके अंदर से ये एसेंस स्टोन मिलता है जो कि काफी कीमती है। तभी हम देखते हैं कि जिनवू को एक स्टोन मिलता है और वो कुछ हो ही रहा होता है कि उस पे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे उसके चाकू पर क्रैक आ जाता है। तब जिनवू भी उस पे हमला कर देता है, लेकिन उसका ब्लेड टूट जाता है कि तभी वो मॉन्स्टर उसके पेट में तलवार घोंप देता है, पर पार्क आकर उसको बचा लेता है और जूही को जिनवू को हील करने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं कि बाकी सब उन मॉन्स्टर से बड़ी बहादुरी से सामना कर रहे होते हैं। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं जो मैजिक जेम्स हम हाई रैंक बीस्ट से हासिल करते हैं उन्हें हम पावरफुल वेपन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम ताकतवर मैजिकल बीस्ट को हरा सकें, पर उसके साथ हमें माना क्रिस्टल भी मिलते हैं और उन्हें भी हम वेपन्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। वो मैजिक जेम्स इतने ताकतवर नहीं होते, पर यहाँ गवर्नमेंट उन्हें हाइड्रो विंड और जियोथर्मल पावर की तरह यूज करना चाहती है और वो तभी ही कर पाएंगे जब हंटर्स उन बीस्ट को मारेंगे, इसलिए हंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तब यहाँ हंटर्स उन डंजन के बॉस को हरा देते हैं। तब जूही जिनवू से कहती है तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो, देखना तुम्हें एक दिन इससे जरूर कुछ हो जाएगा, तुम्हें इस बार बहुत गहरी चोट लगी है। और दूसरी ओर सभी हंटर्स मैजिक जेम्स और मोना क्रिस्टल को इकट्ठा कर रहे होते हैं। तब जिनवू सोचता है कि आखिर ये सब खत्म हो ही गया, पर इन सब से मुझे बस एक ई क्लास जेम ही हासिल हुआ, क्या मैं इसके लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहा था। और तभी उन्हें एक केव दिखाई देती है। तब एक पर्सन कहता है क्या ये एक डबल डंजन है, मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है। तब चियुल कहता है हमें इस बारे में हंटर एसोसिएशन को बताना चाहिए और उनके ऑर्डर का वेट करना चाहिए। तब किम बोलता है जो हंटर्स हमारे बाद आएंगे हम सारी चीजें उनके लिए छोड़ दें। तब पार्क कहता है ये बस एक डी रैंक डंजन है तो इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तब चियुल कहता है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, पर क्या पता इसके आगे हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा भी हो सकता है, तो चलो फिर वोट करते हैं। तब हम देखते हैं कि वोट जाने और ना जाने के बीच में टाई हो जाता है और आखिरी वोट जिनवू का ही रहता है। तब जिनवू सोचता है कि मैं जानता हूँ ये डी रैंक डंजन मेरे लिए काफी मुश्किल है और मेरे पापा के चले जाने के बाद मैं ही हूँ जो फैमिली में पैसे कमा रहा है। मेरी माँ इस टाइम हॉस्पिटल में है और मेरी बहन को कॉलेज जाना है, तो उसके लिए मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। और तब वो अंदर जाने के फेवर में वोट करता है। तब हम देखते हैं कि एक जगह पर एक ब्लैक क्रिस्टल की वजह से सभी हंटर्स को उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग रैंक में बांटा जा रहा होता है और बाहर अलग अलग एजेंसीज उन हंटर्स को हायर करने के लिए उनको कन्विंस कर रही होती है। तब यहाँ एक पर्सन कोई को बताता है कि हमारे साथ एक बी रैंक और 2 सी रैंक हंटर्स काम करने को तैयार हो गए हैं। तब कोई कहता है तुम्हें कोई भी हंटर जो टैलेंटेड लगे उसे बिना कुछ सोचे समझे रिक्रूट कर लो, पर मुझे लगता नहीं कि हमें चाह जैसी कोई हंटर मिलेगी। तब हम देखते हैं
कोई दो लोग एक लेडी का पर्स लेकर भाग जाते हैं, पर तभी वहाँ चा आ जाती है और उन चोरों से वो पर्स ले लेती है। तब सारे लोग उसको पहचान लेते हैं कि वो एक एस रैंक हंटर है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग केव के अंदर जा रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है बॉस के मरने के बाद ये पोर्टल 1 घंटे में बंद हो जाते हैं और हम पिछले 40 मिनट से चल रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 20 मिनट ही बाकी है। तब जिन्वू जूही से माफी मांगता है, मेरे वोट की वजह से तुम्हें भी यहाँ अंदर आना पड़ा, क्या तुम ठीक हो? क्या कोई इस हालत में ठीक कैसे हो सकता है? अगर उसने थोड़ा ऊपर अटैक किया होता तो तुम मर चुके होते। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें हील किया है और अगर तुम दिल से माफी मांग रहे हो तो तुम्हें मुझे डेट पे लेके जाना होगा। तब जिन्वू हैरान हो जाता है, क्या तुम मेरे साथ खाना भी नहीं खा सकते? लेकिन तभी वो चेंबर के पास पहुंच जाते हैं। तब किम बोलता है, हम इतना आगे आए हैं तो स्टोन्स लेकर ही आते हैं, क्यों ना हम सभी इकट्ठे अंदर जाएं और इकट्ठे बाहर आएं। दूसरी ओर हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो कहते हैं, आप सभी का यहाँ स्वागत है। आप में से कुछ लोग फ्यूचर में हंटर्स बनेंगे और कुछ ऐसे ही घर चले जाएंगे। ये पोर्टल इस दुनिया में 10 साल से भी पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक हंटर बनना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालने वाला काम है। चाहे आपने काफी सारे मिशन किए हुए हो, पर फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। और यहाँ वो सभी लोग उस दरवाजे को खोल देते हैं। तभी उनके एंटर होते ही सभी मशालें जलने लगती है। तब एक पर्सन कहता है, इस तरह के डंजन में तो हम पहली बार आए हैं और आखिरकार यहाँ पर ये किस तरह का स्टैचू है? तब जिन्वू कहता है, यहाँ पर ये वाला जो स्टैचू है ये सबसे बहुत बड़ा है। तब सॉन्ग को एक मैजिकल सर्कल दिखाई देता है और वहाँ कुछ लोग उसको वो एंशिएंट लैंग्वेज पढ़ने को बुलाते हैं। तब सॉन्ग उसको पढ़ते हुए बोलता है, द कमांडमेंट ऑफ द कार्टिनन टेम्पल। पहला रूल है ईश्वर की पूजा करना, दूसरा ईश्वर की तारीफ करना, तीसरा ईश्वर पर विश्वास रखना, और जो लोग इन बातों को नहीं मानेंगे वो इस जगह से जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। तब जूही जिन्वू से कहती है, वहाँ उस तरफ देखो, वो बड़ी स्टैचू हमारी तरफ देख रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है। और तभी हम देखते हैं उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। क्या अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं? तब एक पर्सन कहता है, मैं तभी यहाँ नहीं आना चाहता था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम सभी ने इस डंजन को कुछ ज्यादा आसान समझ लिया। हमें तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और तुम सारे जेम्स और स्टोन को आपस में बांट लेना। और तभी हम देखते हैं जैसे ही वो उस दरवाजे को हाथ लगाता है, उस दरवाजे का पहरेदार उसको मार देता है, जिससे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी जिन्वू पूछता है, जो अभी अभी मरा उसका रैंक क्या था? पर इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे जैसे ई रैंक हंटर से तो ताकतवर ही होगा। और फिर भी वो पलक झपकते ही मारा गया। ये डी रैंक डंजन जैसा नहीं लग रहा। यहाँ पर ऐसे मैजिकल बीस्ट नहीं होने चाहिए थे। तब सॉन्ग कहता है, अगर ये स्टैचू यहाँ से मूव हो सकता है तो इसका मतलब बाकी भी कर सकते हैं। तब जिन्वू उस बड़े वाले स्टैचू की आंखों की तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं उसकी आंखें अचानक से उसे देखने लगती है। तब जिन्वू बताता है कि मैं पहले भी जिंदगी और मौत की सिचुएशन में फंसा हूँ। मैं अपने पहले ही मिशन में अपनी टीम से अलग हो गया था। मुझ पर एक ई रैंक बीस्ट ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से मैं काफी हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज रहा था। एक बार तो मैं एक भूल भुलैया में फंस गया था, जहाँ पर मुझे काफी टाइम तक खाना भी नहीं मिला। मेरे लिए लो लेवल डंजन भी जिंदगी और मौत के समान है। हंटर्स मैजिक जेम्स के कमाए हुए पैसों को एडवांस वेपन को खरीदने में यूज करते हैं, ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट को हरा सकें और हायर रिवॉर्ड इकट्ठा हो सके। पर मेरे पास तो बस एक छोटा सा चाकू है और अगर ये भी टूट गया तो मुझे बीच से खाली हाथ ही लड़ना पड़ेगा और मुझे इन डेंजरस डंजन्स में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो मैं उन सभी डंजन्स में उनकी कमजोरियां ढूंढता हूँ, इसलिए मैं उनको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ कि तभी वो सबको झुकने को बोलता है। और हम देखते हैं कि स्टैचू की आंखों से आग निकलने लगती है, जो एक आदमी को जलाकर मार देती है और सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब जिन्वू डर के मारे सोचता है, आखिर ये क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पर कैद हो चुके हैं और यहाँ से बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो क्या इसका मतलब अब मैं यहाँ मरने वाला हूँ? और बाकी सब भी काफी डरे होते हैं। तब सॉन्ग बोलता है, कोई भी अपनी जगह से मत हिलना, वरना ये स्टैचू फिर से अटैक करेगा। और जूही काफी डरी हुई होती है। तब सॉन्ग जिन्वू को बोलता है, अगर तुमने स्टैचू की मूवमेंट को नोटिस नहीं किया होता तो हम अब तक मारे जा चुके होते। तब जिन्वू उसके हाथ को देखता है जो कि कटा होता है, फिर वो उसके हाथ में पट्टी बांधता है। पर सॉन्ग बोलता है, मुझे जूही को हील करने को बोलना चाहिए था, पर वो काफी डरी हुई थी, इसलिए बी रैंक के होने के बावजूद भी जूही को छोटे रैंक मिशन में ही भेजा जाता है। और मैं खुद भी बी रैंक मिशन में जा चुका हूँ और अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि उनके सामने जो मुसीबत है वो एस रैंक जितनी पावरफुल है। कैप्टन को अब स्टैचू पर लिखे नियम याद आते हैं और जो भी लोग उन नियमों का पालन नहीं करेंगे वो जिंदा बाहर नहीं जा पाएंगे। तब जिन्वू समझ आता है कि ये बड़े वाला स्टैचू ही गॉड होगा। दूसरी तरफ हम एक लड़की सॉन्ग यी को देखते हैं, जिसने हाल ही में हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था और ये लड़की जिन्वू की सिस्टर जीना की दोस्त है और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। सॉन्ग यी जीना से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है ना, जिस पर जीना बताती है, हाँ, पर वो बस एक ई रैंक का हंटर है और हमेशा घायल होकर ही वापस आता है। ये सुनकर सॉन्ग यी कहती है, अगर वो उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इधर कैप्टन और जिन्वू सोच ही रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तभी उनमें से एक हंटर चिल्लाकर बोलता है, वो यहाँ नहीं मरने वाला। उसे पूरा यकीन था कि अपनी फास्ट स्पीड से उस स्टैचू के अटैक करने से पहले ही निकल जाएगा। तब ये हंटर काफी तेजी से वहाँ से भागने की
कोशिश करता है, पर वो स्टैचू पलक चपकते ही उस हंटर को जलाकर राख कर देता है। ये देखकर सभी समझ आते हैं कि ये स्टैचू चाहे तो उन्हें कभी भी मार सकता है, वो इन्हें चींटी की तरह मसल सकता है। अगर ऐसा है तो उसने अभी तक सबको मारा क्यों नहीं। तब जिन्हू को उस पत्थर पर लिखे नियम याद आते हैं। तब वो समझ आता है कि ये नियम इस टेम्पल के हैं। जिन्हू अब खड़ा होता है और उस स्टैचू के सामने अपना सर झुका लेता है, जिससे वो स्टैचू जिन्हू को नहीं मारता। जिन्हू बाकी सबसे कहता है कि वो स्टैचू के सामने अपना सर झुका ले, जब तक उनके सर नीचे हैं वो स्टैचू उन्हें नहीं मारेगा। और गॉड की पूजा करने का मतलब भी यही है। सभी लोग जिन्हू की बात मानकर सर झुका लेते हैं। ये देख गॉड स्टैचू खुश होता है और स्माइल करने लगता है। ये देख सभी लोगों को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन गॉड स्टैचू भी अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है और इन लोगों को कुचलने के लिए इनकी ओर बढ़ने लगता है। तब जिन्हू बोलता है, हमें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी गॉड की जय जयकार करना। तब एक हंटर आगे आकर कहता है, मुझे गॉड की पूजा करना आता है, और वो वहीं बैठकर पूजा शुरू करने लगता है। लेकिन ये सही वर्ड्स नहीं थे, तो गॉड उस हंटर को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। इसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल के मार देता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क यहाँ बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता था, क्योंकि उसकी फैमिली बाहर उसका इंतजार कर रही है। वो भागकर कोने में चला जाता है, पर वहाँ खड़ा स्टैचू पार्क को बीच से काट देता है। जिन्हू को समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस चीज की जय जयकार करे, क्योंकि ये गॉड तो एक शैतान के जैसा लगता है। लेकिन वो हार नहीं मान सकता। वो आसपास कुछ क्लूज ढूंढने लगता है और नोटिस करता है कि कोने में जो स्टैचू खड़े हैं उनके हाथ में किसी न किसी तरह के हथियार हैं। कुछ स्टैचू ऐसे हैं जिनके हाथ में हथियार की जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जिन्हू कहता है, सभी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे चलो। कैप्टन ऐसा ही करता है और उस स्टैचू के पास कोई हथियार नहीं होता तो वो किसी को नहीं मारती और म्यूजिक बजाने लगती है। किम भी ऐसा ही करता है, जिससे वो सुरक्षित हो जाता है। जिन्हू जूही को लेकर ड्रम वाले स्टैचू के नीचे जाता है, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता। मतलब एक स्टैचू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। तब जिन्हू जूही को छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। गॉड स्टैचू से बचने के चक्कर में जिन्हू गलत स्टैचू के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है, जो कि उसे बुरी तरह घायल कर देता है। पर जिन्हू रेंगते हुए उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू तक पहुंच ही जाता है और वो भी म्यूजिक बजाने लगता है। सबका म्यूजिक सुनकर गॉड वापिस अपने सिंहासन में बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। अब जूही जिन्हू के पास आती है और देखती है कि जिन्हू की एक टांग कट चुकी है। फिर वो अपनी हीलिंग पावर से जिन्हू की टांग को ठीक करने लगती है, पर इससे उसके ही शरीर को नुकसान होने लगता है। मिस्टर किम इन सबका जिम्मेदार कैप्टन को बताता है, क्योंकि वो ही उन्हें अंदर लेकर आया, जबकि इन सब ने वोट से फैसला किया था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानकर जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। ये सभी लोग जब बहस कर ही रहे थे, तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिन्हू पहचान लेता है कि ये एक ऑल्टर है, जिसमें गॉड को किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। तीसरा नियम यानी गॉड पर यकीन करो का यही है, यानी इसमें किसी को बलि देनी होगी। किम अब कैप्टन के गले में तलवार रखकर उसको बलि देने को बोलता है और उसने ही जिम्मेदारी उठाने को बोला था। कैप्टन किम की बात मानकर ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। जिन्हू जानता था कि इनमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, उन सब ने यहाँ आने के लिए वोट किया था। जैसे ही कैप्टन ऑल्टर के पास पहुँचता है, वहाँ एक आग चलने लगती है। कैप्टन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। जिन्हू कहता है वो ऑल्टर को करीब से देखना चाहता है। दो हंटर जिन्हू को लेकर ऑल्टर के पास जाते हैं, जिससे वहाँ 3 जगह और आग जल जाती है। जिन्हू कैप्टन से पूछता है कि अगर वो यहीं इंतजार करे तो क्या कोई उन्हें बचाने आएगा, जिसमें कैप्टन बताता है कि इस पोर्टल को खुले हुए 7 दिन हो गए हैं, तो अब शायद ही कोई उन्हें रेस्क्यू करने आएगा। और वैसे भी 7 दिनों के बाद ये पोर्टल पूरी तरह से खुल जाते हैं, जिससे सभी मॉन्स्टर्स गेट से इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसलिए हंटर्स को 7 दिन के अंदर डंजन बॉस को मार के पोर्टल को बंद करना होता है। तो अगर ये लोग यहाँ हारे तो ये गॉड स्टैचू भी इंसानी दुनिया में जा सकेगा। दूसरी तरफ जिन्हू की बहन जीना हॉस्पिटल में जाती है और अपनी मम्मी से ढेर सारी बातें करती है, पर उसकी मम्मी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो कोमा में है। जिन्हू बाकी सबको भी ऑल्टर के पास आने को बोलता है और सभी के लिए एक एक आग जल जाती है। इनके पीछे एक ब्लू कलर की आग भी जलती है और टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। अब ब्लू वाली आग टाइम के साथ धीरे धीरे बुझने लगती है और टेम्पल के सभी गार्ड्स इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन्हू नोटिस करता है, वो जिस भी स्टैचू की ओर देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिन्हू सबसे कहता है कि वो इन स्टैचू पर नजरें गड़ाए रखें, जिससे वो अपनी जगह पर रुक जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं, पर एक लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी, तो वो तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागती है और वहाँ से सही सलामत निकल जाती है। लेकिन उसके जाते ही उसकी आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद होता है। जिन्हू को समझ नहीं आता कि ये दरवाजा एक चाल है या वो सच में बाहर निकल सकते हैं। शायद इस नियम से गॉड के लिए उनकी वफादारी देखी जाती है। अब एक और हंटर जिन्हू को छोड़कर वहाँ से भाग निकलता है। अब बस यहाँ पर 4 लोग ही बचे हैं। जिन्हू उनको हिलने से मना करता है। शायद ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है, जिसके पूरे बुझने के बाद हो सकता है इन सबको जाने दिया जाए। किम बोलता है इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि टाइमर खत्म होते ही दरवाजा वापिस से बंद हो जाए। किम को नहीं लगता था कि जिन्हू के जैसा कमजोर हंटर उनके इतना काम आएगा। वो उसका शुक्रिया करता है, लेकिन उसकी भी फैमिली है और वो मरना नहीं चाहता। वो जिन्हू से माफी मांगता है और किम भी वहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। जिन्हू रोने लगता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब कैप्टन कहता है जिन्हू और जूही यहाँ से चले जाए, वो खुद यहाँ रुककर अपनी बलि देगा और उसे अपने से यंग बच्चों को जरूर बचाना चाहिए। वो
वो जूही से कहता है वो जिन्वू को लेकर यहाँ से चली जाए, लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर्स कुछ ज्यादा ही यूज कर ली थी। जिन्वू अब कैप्टन से कहता है वो जूही को लेकर यहाँ से चला जाए, मेरा तो पैर कट चुका है तो मैं वैसे भी नहीं चल पाऊंगा। जूही भी यहीं रुकने को बोलती है। जिन्वू अब जूही को अपना मैजिक जेम देते हुए कहता है कि साथ में डिनर करने का वादा तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जूही इसे बेचकर अपने लिए कुछ खाने को खरीद सकती है। जब जिन्वू बाहर आएगा तब वो जूही से बाकी पैसे ले लेगा। अब कैप्टन तुरंत एक चौक मार के जूही को बेहोश कर देता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब सिर्फ जिन्वू ही बचा था जो यहाँ मरने वाला था। उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिससे वो इन स्टैचू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने बड़े स्टैचूज के सामने जिन्वू कुछ नहीं कर सकता था। वो उसे तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं और उसका एक हाथ भी कट जाता है। तब जिन्वू रोते हुए सोचता है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है लेकिन नहीं बन सका। उसके बावजूद वो अभी तक जिंदा बचा हुआ है। सभी लोग मतलबी होते हैं, बस अपने बारे में ही सोचते हैं। जिन्वू की भी फैमिली है जो कि उसका इंतजार कर रही है, पर वो ही अकेला यहाँ पर मरने वाला है। तब वो स्टैचू जिन्वू को उठाकर ऑल्टर में फेंक देता है और वो अपनी तलवार को उठाता है। जिन्वू अभी भी बोल रहा होता है कि वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और चांस मिलता। इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और अचानक ही हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखने लगती है जिसमें लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.02 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। इसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है। फिर 3 दिन बाद जिन्वू को होश आता है। तब वो नोटिस करता है कि उसका हाथ और पैर वापिस से उग चुके हैं और उसके सारे जख्म भी गायब हो चुके हैं। जिन्वू को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा था और तभी हंटर एसोसिएशन से 2 लोग उससे मिलने आते हैं और वो अपने आप को इनुकाई और शुन के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। वो जिन्वू को बताते हैं कि वो 3 दिन से बेहोश था। ये सुनकर जिन्वू थोड़ा सरप्राइज होता है और वो सॉन्ग और जूही के बारे में पूछता है। इनुकाई उसको बताता है कि वो दोनों ठीक है, पर यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है। हो सकता है कि अब वो रिटायर भी हो जाए और जूही की मानसिक हालत बहुत खराब है, इसके लिए उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी चल रही है और हो सकता है कि शायद वो हंटर का काम करना भी छोड़ दे। इसके बाद इनुकाई ये भी बताता है कि उस टेम्पल से बस 6 लोग ही बाहर निकल पाए थे। हंटर्स की जॉब हमेशा खतरे में तो रहती है, पर ऐसी घटनाएं बहुत रेयरली देखी जाती है। और जैसे ही इस हादसे के बारे में इनुकाई को पता लगा था, वो व्हाइट टाइगर गिल्ड मेंबर के साथ वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन्हें बस जिन्वू ही मिलता है। वो ये भी बताता है कि उन सबको ना ही वहाँ कोई टेम्पल मिला ना ही कोई स्टैचू। ये सुनने के बाद जिन्वू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर इनुकाई बोलता है कि अगर वहाँ पर उन्हें कोई भी डेड बॉडीज नहीं मिलती तब वो इस बात को झूठ मान सकता था। फिर वो जिन्वू से एक सवाल पूछता है कि जिन्वू क्या तुमने रीअवेकनिंग एक्सपीरियंस करी है। इनुकाई की ये बात सुनकर जिन्वू को कुछ समझ नहीं आता। जिन्वू यहाँ ये सोचता है कि हंटर्स की एबिलिटी उनकी लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होती है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे हंटर्स होते हैं जो सेकंड अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ऐसा करके वो एक एस रैंक या ए रैंक के हंटर्स भी बन सकते हैं। इसके बाद इनुकाई जिन्वू के सामने एक मैजिक डिटेक्टर लाकर रख देता है और जिन्वू को उसके ऊपर हाथ रखने को कहता है। इनुकाई को ऐसा लग रहा है कि जिन्वू की सेकंड अवेकनिंग हुई है, इसलिए वो जिंदा बच पाया। लेकिन जिन्वू जैसे ही उस मैजिक पावर डिटेक्टर पर अपना हाथ रखता है, उसका स्कोर 10 आता है। जिन्वू यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होकर इनुकाई से पूछता है अगर उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है तो उसकी रैंक क्या है, लेकिन अभी जिन्वू का स्कोर बहुत कम है। तो इनुकाई उसे कुछ नहीं बताता और उससे माफी मांगकर बाहर चला जाता है। बाहर जाकर शुन इनुकाई से बात करते हुए कहता है एक ई रैंक के हंटर का स्कोर भी 70 रहता है। ये लड़का एक आम इंसान है। कमरे के अंदर बैठा हुआ जिन्वू ये सोच रहा है आखिर ये लोग क्या करने आए थे। इन लोगों ने तो बस मुझे फालतू में ही एक्साइटेड कर दिया। पर अभी भी यहाँ पर जिन्वू को वो स्क्रीन दिखाई दे रही है। तब जिन्वू ये सोचता है कि उन लोगों को ये स्क्रीन दिखाई नहीं दी क्या, लेकिन इसी के साथ जिन्वू को डंजन वाली बातें भी याद आने लगती है। पर तभी वहाँ जिन्वू की बहन जिना यहाँ पर आ जाती है और आने के साथ ही वो जिन्वू के ऊपर चिल्लाने लगती है। जिना उससे ये कहती है कि तुम ही हमेशा मार खा के क्यों आते हो, लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद जिन्वू स्माइल करता है। इसके बाद वो जिना से कहता है क्या तुम्हें ये स्क्रीन दिखाई दे रही है। जिना उससे कहती है तुम कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हो। तब जिन्वू उससे पूछता है कि किसी गेम के अंदर अनरीड मैसेज को रीड कैसे करे। तब वो उसको बताती है कि अनरीड मैसेजेस को पढ़ने के लिए सिंपली उस मैसेज बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दो। और ये कहने के बाद जिना उस रूम से बाहर चली जाती है और उस रूम के बाहर सॉन्ग भी उसका वेट कर रही थी। रूम में बैठा जिन्वू गेम के सारे नोटिफिकेशन को पढ़ रहा होता है, जैसे कि ये कोई सिस्टम है, ये प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और अगर प्लेयर सिस्टम के रूल को फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी भी हो सकती है, लेकिन अगर वो रूल्स को फॉलो करता है तो उसको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जिन्वू यहाँ पर ये सारी की सारी बातें पढ़ता है पर उसको एक भी चीज समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी वहाँ जिन्वू एक डेली क्वेस्ट को कंफर्म कर देता है, जहाँ उसको दिखता है कि इस क्वेस्ट के अंदर उसको 100 सिटअप्स मारने हैं, 100 पुशअप्स मारने हैं, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर भागना है। अगर वो इस टास्क को कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो उसको एक पेनल्टी लगेगी, लेकिन यहाँ जिन्वू हॉस्पिटलाइज्ड है और ये सब उसके लिए एक मजाक है, तो उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले सीन में इनुकाई को दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट से फोन में बात करते हुए कहता है उस लड़के की कोई भी अवेकनिंग नहीं हुई है। इस पर प्रेसिडेंट कहता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे हम लकी हैं कि इस बार कोई डंजन ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन डंजन में हुआ इंसिडेंट अभी भी एक मिस्ट्री है। इसके बाद प्रेसिडेंट इनुकाई को इस केस को स्पेशल फाइल के
अंदर डालने को कहता है। अगला सीन होता है गिल्ड मास्टर कोई के ऑफिस का, जहाँ पर वो चा को एक बी रैंक मिशन पर एज अ इंस्ट्रक्टर भेजना चाहते हैं, जिस पर चा कहती है ऐसा क्यों। कोई बताता है कि ये मिशन हमें ज्वाइन करने वाले लोगों के लिए एक टेस्ट मिशन होने वाला है। इस पर चा कहती है कि उसको एज अ इंस्ट्रक्टर खुद के ऊपर डाउट है। इस पर कोई उसे कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जैसे तुम नॉर्मली फाइट करती हो बस वही करना है, जिससे बाकी लोग तुम्हें एज अ एग्जाम्पल देख पाए। मिस्टर कोई उसे बताता है कि हंटर गिल्ड पूरे हंटर के टॉप 5 गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल में कोई की गिल्ड की औकात कुछ भी नहीं, इसलिए कोई चाहता है कि उसके हंटर ज्यादा से ज्यादा कामयाब हो। फिर सीन चेंज होता है और रोड के बीचों बीच एक डंजन का गेट खुलता है, जो कि बिल्कुल नया होता है। इस गेट को देखकर सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि हंटर्स कब आएंगे। तभी हमें यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिन्वो अपने बेड के ऊपर आराम से सो रहा है और यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा होता है कि उसका डेली क्वेस्ट फेल हो चुका है। इसके बाद एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से जिन्वो अपने बेड से गिर जाता है और जैसे ही वो गिरता है वो देखता है कि वो एक रेगिस्तान में है और ये चीज देखने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिन्वो को ये सारी चीजें एक सपना लग रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। ये मॉन्स्टर इस रेगिस्तान का सबसे बड़ा सेंटीपीड है, जिससे जिन्वो को 4 घंटे तक सर्वाइव करना है और यही जिन्वो की पहली पेनल्टी है। इसके बाद अगले सीन में जब जिन्वो की नर्स आकर उसको देखती है तब जिन्वो अपने बेड के ऊपर नहीं होता। दूसरी तरफ जिन्वो रेगिस्तान में सेंटीपीड से बचकर भाग रहा होता है, पर उसने किसी तरह 2 घंटे तक सर्वाइव कर लिया है और दूसरी ओर नर्सिस जिन्वो को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रही होती है, लेकिन उनको जिन्वो कहीं भी नहीं मिल रहा होता। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है जिन्वो की तरफ। यहाँ पर जिन्वो को बस 10 सेकंड तक सर्वाइव करना है, जिसके बाद उसका सर्वाइवल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तभी सेंटीपीड उस पर अटैक कर देता है, पर किसी तरह जिन्वो उससे बच जाता है और वापस अपनी नॉर्मल दुनिया में आ जाता है। इसके बाद नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है पेनल्टी क्वेस्ट कंप्लीट हुई और उसके साथ उसको रिवॉर्ड एक्सेप्ट करने का नोटिफिकेशन भी आता है। पर जिन्वो इतना थक गया होता है कि वो बेहोश हो जाता है और अगले दिन सुबह वो अपनी बहन से फोन में बात कर रहा होता है। जिन्वो जीना को अपना हालचाल दे रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम जूही को देखते हैं जिसको मिशन के लिए बुलाया जा रहा है। जूही को बताया जाता है कि हैबिसंग नाम की जगह में एक डी रैंक का गेट ओपन हो चुका है और बाकी के जो गिल्ड्स हैं वो थोड़े बिजी हैं, इसलिए उन्हें अभी जूही की जरूरत है। पर जूही यहाँ पर माफी मांगते हुए मना कर देती है, लेकिन कॉल में बात कर रहा आदमी उसको बताता है कि जिन्वो को होश आ चुका है। ये सुनकर जूही खुश हो जाती है और फिर वो जिन्वो से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन जूही देखती है कि जिन्वो नीचे ग्राउंड में रनिंग कर रहा है और जूही के बगल में 2 नर्सेस बात कर रही होती है कि ये जो हंटर्स होते हैं ये आम इंसानों के मुकाबले ज्यादा जल्दी हील होते हैं, लेकिन जिन्वो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है खुद को अच्छी शेप में लाने के लिए। उन नर्सेस की बात सुनकर जूही वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जिन्वो के सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं जो उसने पहले मिस कर दिए थे और यहाँ पर जिन्वो को भरोसा हो गया है कि जो स्क्रीन उसको दिख रही है वो जिन्वो की इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियल है। जिन्वो यहाँ पर यह बताता है कि जब भी वो किसी क्वेस्ट को पूरा करता है तब उसको 3 टाइप के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला है फुल रिकवरी, जिससे उसकी एक्सरसाइज से थकी हुई पूरी बॉडी हील हो जाती है। फिर दूसरा रिवॉर्ड है पॉइंट और वो इन पॉइंट्स का यूज करके किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता है, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, एगिलिटी हो, स्पीड हो या कुछ भी हो। यहाँ जिन्वो जैसे ही इन एबिलिटीज को अपग्रेड करता रहेगा वैसे वैसे वो और भी पावरफुल बनता रहेगा। जिन्वो बैठे बैठे यहाँ ये सोच रहा है कि इन सब चीजों के आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह चेंज हो चुकी है। जिन्वो अकेले में बैठ के ये सारी बकैती करता है कि आसपास के लोग उसको पागल समझते हैं। फिर सीन चेंज होता है उसके रूम में जहाँ उसका फाइनल रिवॉर्ड है ये रैंडम लूट बॉक्स। जैसे ही वो अपना पहला लूट बॉक्स खोलता है उसको एक चाबी मिलती है जिसकी हेल्प से वो किसी भी डंजन के अंदर टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर सीन चेंज होता है और न्यूज रिपोर्ट में बता रहे होते हैं कि अलग अलग जगहों में कई सारे पोर्टल्स खुल रहे हैं और जिन्वो अपनी मम्मी के सामने बैठा हुआ है। तब हम 4 साल पहले के फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ जिन्वो की मम्मी एक दिन अचानक से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर जिन्वो को बताते हैं कि उनकी मम्मी को इंटरनल स्लीप डिजीज जिसे फाइनल रेस्ट भी कहते हैं वो हो रखी है और ये बीमारी तब से लोगों के अंदर पाई जा रही है जब से गेट ओपन होना शुरू हुए हैं, लेकिन ये बीमारी किसी 10,000 में से किसी एक को ही होती है। लेकिन जिन्वो की मम्मी को खाली लाइफ सपोर्ट में ही रखा जा सकता है। जिन्वो अपनी मम्मी के लिए सबसे पहले मजदूरी का काम करता है, लेकिन उसके बाद वो हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता है। ये सारी बातें वो जीना को बताता है। तब जीना उसको बोलती है ये काम बहुत मुश्किल है और तब जिन्वो को एक और फ्लैशबैक याद आता है जब वो मिशन पर बहुत ही ज्यादा यूजलेस हुआ करता था, इसलिए जिन्वो प्रेजेंट में अपने पॉइंट को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज करता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ जिन्वो उस पोर्टल में जाने के लिए तैयार है। जिन्वो यहाँ पर उस चाबी का यूज करते हुए उस गेट को ओपन करता है और यहाँ पर उसकी स्क्रीन में एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर यह लिखा हुआ होता है कि वो एक इंस्टेंस डंजन के अंदर एंटर कर चुका है। इसके बाद वो गेट भी बंद हो जाता है जहाँ जिन्वो ने एंट्री ली थी, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट होता है कि जिन्वो के बगल से एक लड़की नॉर्मली पास करती है। जिन्वो यहाँ समझ आता है कि उसके आसपास यहाँ एक डायमेंशन बन चुका है और वो यहाँ से बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन तभी उसको एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें यह लिखा होता है कि वो डंजन को एग्जिट नहीं कर सकता। अगर उसे बाहर निकलना है तो उसको डंजन बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना होगा। जिन्वो सोचता है कि ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, पर फिर भी वो उस डंजन के अंदर चला जाता है और आते ही उसके सामने 3 गोब्लिन्स आ जाते हैं। वो तीनों गोब्लिन जिन्वो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जिन्वो उनके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन एक गोब्लिन लगभग जिन्वो को मारने वाला ही होता है
हैं, पर जिन्वू उसको ही मार देता है और बाकी बचे हुए गॉब्लिन्स को भी मार देता है। तब जिन्वू को रियलाइज होता है कि वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, पर तभी उसके पीछे एक वुल्फ आता है जो जिन्वू पर अटैक कर देता है और वो वुल्फ गॉब्लिन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तब हरा सकता, मेरे पास पानी और खाने के अलावा कुछ भी नहीं है और अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। काश मेरे पास कोई हथियार होता। अरे रुको, मेरी इन्वेंट्री कहाँ है? और तब हम देखते हैं जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से एक तलवार निकालता है और तब वो वुल्फ जैसे ही उस पर हमला करता है वैसे ही जिन्वू उस वुल्फ के सर को काट देता है। तब जिन्वू सोचता है पता नहीं ये तलवार मेरी इन्वेंट्री में कैसे आ गई, क्योंकि मिस्टर किम ने कहा था कि उन्हें ये तलवार 30 लाख में मिली थी और मैं तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो आखिरकार ये कहाँ से आई। और तब हम देखते हैं कि जिन्वू के जख्म भाप बनकर गायब हो जाते हैं और तभी वहाँ 2 और वुल्फ आ जाते हैं। तब जिन्वू कहता है जब तक मेरे पास तलवार है तब तक मुझे किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं वो तलवार जमीन में फंस चुकी होती है और वो वुल्फ उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उस तलवार को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और उन वुल्फ्स पर हमला कर देता है, पर एक वुल्फ उसकी तलवार को अपने मुंह में पकड़ लेता है। तब जिन्वू उसको एक लात मार के अपनी तलवार से उसके मुंह को काट देता है। तब जिन्वू कहता है अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये चीजें उस जगह से कम खतरनाक है। और तब हम देखते हैं एक वुल्फ डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तब जिन्वू अपने स्टेटस को देखने लगता है कि उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया है, पर कभी डेली टास्क को परफॉर्म करते हुए ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हो सकता है कि ये इस लड़ाई की वजह से है और मेरे जख्म भी अपने आप ही भर गए हैं, तो इसका मतलब जब मैं लेवल अप करता हूँ तब मेरी एबिलिटीज 1 पॉइंट से बढ़ जाती है। मुझे डेली टास्क पूरा करके 3 पॉइंट्स मिलते हैं, पर यहाँ मुझे 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तब वो उस वुल्फ के पास जाकर देखता है कि उसको अब मैजिकल जेम्स नहीं मिल रहे। 20 गोल्ड कॉइंस कैश में कितने होंगे, इसलिए जिन्वू यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और वो खुद से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस डंजन के बॉस को मारना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन को ढूंढना पड़ेगा, और अगर उसने ये सब कुछ जल्दी नहीं करा तो उसको खाने की कमी पड़ सकती है। जिन्वू सोचता है कि वो डंजन के बॉस को नहीं हरा सकता क्योंकि उसका लेवल बहुत कम है, लेकिन जैसे ही जिन्वू अपने बगल में देखता है वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। तब जिन्वू उनसे डरता नहीं है और उन सारे मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू करता है। तब वो 3-4 मॉन्स्टर को मार देता है और कहता है मैं इतनी आसानी से यहाँ नहीं मरने वाला। तभी उसको यहाँ पर फ्लैशबैक भी आने लगते हैं कि पहली बार वो कैसे मरा था, और इसके बाद जिन्वू स्माइल करता है और शुरू हो जाता है। जिन्वू यहाँ बिना डरे एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारने जा रहा है, जिससे उसका लेवल अब भी बहुत तेजी से हो रहा है। जैसे ही जिन्वू उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है तब उसको सिस्टम एक टाइटल देता है जो कि है वुल्फ असैसिन। लेकिन जिन्वू यहाँ पर एक और बात नोटिस करता है, जिन्वू की स्वॉर्ड थोड़ी और टूट रही है। तब ये हम देखते हैं कि जूही को हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक कॉल आता है जिसमें उसे डंजन ब्रेक के बारे में बताया जाता है और वो सोचती है क्या ये मेरा होता है। उसका कलर भी चेंज हो जाता है, जैसे कि उसका कलर वाइन हो तो इसका मतलब वो मुझसे कमजोर है, और अगर कलर ऑरेंज हो तो वो मेरे जितना ही ताकतवर होता है, और अगर कलर रेड हो तो वो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर होता है। पहले इन वुल्फ्स का नाम भी रेड कलर में था पर अब इनका नाम व्हाइट कलर में हो चुका है, तो इसका मतलब है कि मेरी ताकत अब बढ़ चुकी है। पर अभी भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैं नीचे वाले मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। ये शायद मेरी इम्प्रूव्ड असैसिन की वजह से है, जिस वजह से मुझे ये पता चल रहा है कि जो मॉन्स्टर यहाँ नीचे है वो बहुत ज्यादा डरावना होने वाला है। अब तो मेरा लेवल भी नहीं बढ़ रहा। और तब हम देखते हैं जिन्वू नीचे की ओर बढ़ने लगता है, और जैसे ही जिन्वू नीचे पहुंचता है थोड़ी देर तक तो सिचुएशन शांत रहती है, लेकिन तभी अचानक से एक स्नेक मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर देता है जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। तब जिन्वू सोचता है मैं चाहे 15th लेवल तक पहुंच चुका हूँ, इसका मतलब मेरी ये स्वॉर्ड इसके खिलाफ यूजलेस है, पर मैं इसके साथ अपने हाथों से भी नहीं लड़ सकता। और तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और जिन्वू अपनी टूटी हुई तलवार के साथ उसके साथ लड़ना शुरू करता है और सोचता है मुझे किसी भी तरह इसके डिफेंस को कमजोर करना होगा, पर आखिरकार मैं इसकी इतनी हार्ड स्किन को कैसे काटूंगा। और तब वो मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसे पानी में फेंक देता है और उस पर दोबारा से हमला कर देता है, पर जिन्वू उसके हमले से बच जाता है। और तब वो मॉन्स्टर उसको दूर फेंक के उसके ऊपर एक ट्रेन फेंक देता है। तब जिन्वू सोचता है मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा ताकतवर हो चुका हूँ, पर मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। आखिरकार मुझे इस मॉन्स्टर को हराने के लिए और कितना ताकतवर होना होगा। सभी लोग तुम्हें यहाँ का सबसे कमजोर हंटर कहते हैं, तो इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना होगा ताकि तुम उनका नजरिया चेंज कर सको। तब वो मॉन्स्टर फिर से जिन्वू पर हमला करता है और उसको पिलर में पटक कर उसके आर पार कर देता है। तब जिन्वू कहता है उन्होंने मुझे वो वाला नाम इसलिए दिया था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था और मुझे हमेशा से ये फील होता था मैं यूजलेस हूँ। जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है वो अनडिफीटेड रहता है और कमजोर को हमेशा कम आंका गया है, चाहे वो कमजोर, स्मार्ट या फिर नॉलेजेबल हो, पर वो एक स्ट्रॉन्ग के सामने कुछ भी नहीं है। इसी वजह से उन लोगों को धोखा दे दिया जाता है, तो इसलिए जेंटलनेस तो बिल्कुल बेकार है और अगर मुझे कुछ साबित करना है तो मुझे ताकतवर होना ही होगा। तब वो उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ने लगता है पर वो मॉन्स्टर उसको फिर से नीचे फेंक देता है। तब जिन्वू फिर से उठकर कहता है मैं ताकतवर बन के रहूंगा। तब वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। तब जिन्वू उसको रोकते हुए सोचता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता क्योंकि उस चीज के सामने ये तो कुछ भी नहीं है और ये तो मुझे उसकी तरह डरा भी नहीं सकता। तब हम देखते हैं कि जिन्वू उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लगता है और उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है और सोचता है मैंने अपनी सारी एबिलिटीज के पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए हैं, तो अब उसे यूज करने का टाइम आ चुका है। और उस मॉन्स्टर को जोर से दबाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें अब मारने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं वो अपनी पूरी जान से उसका गला दबाता है जिस वजह से उस मॉन्स्टर का खून निकलने लगता है और
आखिर में वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। तब जिन्वू खुश होकर कहता है आखिरकार मैं आखिरी में थोड़ा ताकतवर हो ही गया। और तब हम देखते हैं जिन्वू को उस मॉन्स्टर के दान से बना एक यार मिलता है जिसकी पावर पिछली स्वॉर्ड से दुगनी होती है और साथ में वो किसी को भी पैरालाइज्ड करके उसकी पावर को हर सेकंड 1% से कम कर सकती है। और साथ में उसे एक A रैंक पॉइजन भी मिलता है जिसे पीकर वो अपनी स्किन को 20% हार्ड भी कर सकता है, पर उसकी वजह से उसकी मसल 35% से डैमेज हो सकती है। और तब उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा होता है कि आपने इस बॉस को हरा दिया है, जिस वजह से ये जगह दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और तब हम देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जिन्वू स्टेशन से बाहर आ जाता है जहाँ पर आसपास सब कुछ खाली हो चुका होता है। तब यहाँ एक ऑफिसर उसे घर जाने को कहता है ताकि वो सुरक्षित रहे, पर जैसे ही वो ऑफिसर जिन्वू की तलवार देखता है तब उसे एहसास होता है कि जिन्वू एक हंटर है। तब वो उसे साइड में लेकर जाने लगता है। तब जिन्वू सोचता है कि यहाँ पर कुछ हुआ तो क्या इसका मतलब सारे मॉन्स्टर बाहर आ चुके हैं। तब वो ऑफिसर कहता है उनमें से सारे मर चुके हैं, अब बस एक जाइंट मैजिक बीस्ट बच गया है। तब जिन्वू अपनी परसेप्शन को यूज करके फील करता है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर एक बॉस लेवल का होता है और बहुत सारे हंटर्स उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तब एक हंटर उस मॉन्स्टर के हमले से सबको बचा रहा होता है और हीलर्स उसे हील कर रहे होते हैं। तब वो हंटर कहता है आखिरकार ये सारे फाइटर्स कर क्या रहे थे, अब तक तो हम इसे जरा सा भी कमजोर नहीं कर पाए हैं। तब एक फाइटर कहता है इनमें 8 E रैंक हंटर्स हैं और एक D रैंक हंटर। तभी वो उन सभी में जूही को नोटिस करता है। जिन्वू उस मॉन्स्टर को देखकर बोलता है ये एक D रैंक बॉस है और मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ। जिसके बाद जिन्वू अपनी टूटी हुई तलवार उस मॉन्स्टर के मुंह पे दे मारता है। इस अटैक से मॉन्स्टर का डिफेंस ब्रेक हो जाता है, जिसे देख के बाकी के हंटर्स भी उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर तभी उन हंटर में से एक हंटर ये बात सोचता है कि आखिर इस बॉस का डिफेंस टूटा कैसे। भी यहाँ पर जिन्वू को नोटिस कर लेती है, लेकिन जिन्वू उसको बिना देखे ही वहाँ से चला जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि जिन्वू ने कैलिस्थेनिक्स का यूज करके बहुत ही तगड़ी बॉडी बना ली होती है और सारी नर्सिस उसकी बॉडी को देखकर उस पे लट्टू हो चुकी हैं। तब एक नर्स उसके रूम में आ जाती है जहाँ पर वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। तब वो नर्स उसको बिना शर्ट के देखकर शर्मा जाती है और कहती है इसकी मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या इसके पास पहले से ही इतनी बॉडी थी और ये दिखने में भी कितना हॉट है। तब जिन्वू कहता है आखिरकार आप मुझे क्या बताने आई हैं, आज आपका डिस्चार्ज होने का टाइम है तो इसलिए मैं आपको पूछने आई हूँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब नर्स उसे सारे प्रोसीजर को पूरा करने को कहती है और शर्माते हुए उसका नंबर भी मांगती है। तब जिन्वू कहता है शायद ये मेरा नंबर मेडिकल रिपोर्ट सेंड करने के लिए मांग रही है। फिर वो उसे अपना नंबर दे देता है। तब हम यहाँ देखते हैं टीवी पर 7S हंटर्स में से एक हंटर बेक योनहो का इंटरव्यू चल रहा होता है। तब वो इंटरव्यूअर उससे उसकी नॉर्मल लाइफ के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि वो हर रोज ट्रेनिंग करता है ताकि वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख सके और अपने दोस्तों को बचा सके। तब हम देखते हैं जीना भी इस न्यूज को देख रही होती है। फिर जिन्वू अपने रूम से बाहर आता है। तब जीना उसे देखकर ये पूछती है कि क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो। जिन्वू कहता है हाँ बस थोड़ा बहुत होम वर्कआउट कर रहा हूँ। फिर जिन्वू उसको अम्ब्रेला देकर स्कूल भेज देता है और अपने डेली टास्क को देखकर कहता है आज की रनिंग मैं थोड़ी देर बाद करूंगा। और तब वो अपने बचे हुए एबिलिटी पॉइंट से अपनी स्ट्रेंथ, एगिलिटी और परसेप्शन को बढ़ा देता है। तभी जिन्वू के मकान मालिक का फोन आता है जिसे देखकर जिन्वू घबराकर फोन उठाता है। जिन्वू का मकान मालिक उसको बताता है कि उसने अभी तक अपना किराया नहीं भरा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अभी कोई दिक्कत है तो तुम बाद में भी भर सकते हो। जिन्वू कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है और वो जल्दी ही रूम का किराया भर देगा। मकान मालिक का फोन काटने के बाद जिन्वू ये सोचता है कि अब वो गोब्लिन्स को आराम से मार सकता है तो किराया भरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो अपने फोन को चेक करता है और फोन को देखते देखते कहता है अगर उसको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसको हाई रैंक के गेट में जाना होगा। लेकिन इसी के साथ ही साथ जिन्वू ये सोचता है कि अभी वो एक E रैंक का हंटर है तो उसको एक हाई रैंक के गेट में जाने की परमिशन नहीं है। तो अगर उसको हाई रैंक के गेट में जाना है तो उसको अपनी रैंक बढ़ानी होगी। पर वो ये भी सोचता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो वो सबकी नजरों में आ जाएगा, क्योंकि रीअवेकनिंग एक रेयर चीज है और सबकी नजरों में आने का मेन कारण ये है कि उसने आज तक किसी एक ऐसे हंटर को नहीं देखा जो लगातार अपनी रैंक को बढ़ा रहा हो। तो अभी के लिए मुझे अपनी ये ताकत छुपा के रखनी चाहिए। लेकिन तभी जिन्वू को एक मैसेज मिलता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। तब हम देखते हैं वो भागता हुआ एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जिससे उसके सारे डेली टास्क पूरे हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं वहाँ पर एक टीम उसका इंतजार कर रही होती है जिसका लीडर हुएंग डोनसुक होता है। तब उसका एक साथी जिन्वू को देखकर कहता है मैं तो इसे जानता हूँ, ये तो काफी फेमस है और इसका एक फेमस नाम भी है, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर जो कि पोर्टल से भी टकराकर रोने लगता है। तब ये सुनकर एक आदमी हंसने लगता है। डोनसुक इस चीज के लिए उससे माफी मांगता है और वो उसे कहता है मेरे टीममेट ऐसे ही हैं तो इनकी बातों का बुरा मत मानना। उस पर जिन्वू कुछ खास ज्यादा रिएक्शन नहीं देता है और कहता है इसमें कुछ गलत बात नहीं है, वैसे भी मैं एक E रैंक हंटर ही हूँ। इसके बाद डोनसुक जिन्वू को बताता है कि ये एक C रैंक मिशन है जिसके लिए हमें बस 8 लोग ही चाहिए, तो इस करके तुम्हें फाइट के लिए नहीं
लेके जा रहे और हम अपना लूट आइटम भी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन पार्टिसिपेट करने के बदले में हम तुम्हें 2 मिलियन फीस देंगे। तब जिन्वू उन सभी को देखकर कहता है तो इनमें 4 लोग सी लेवल हंटर हैं और 2 डी रैंक हंटर और साथ में एक लो रैंक हंटर भी होता है। इसके बाद जिन्वू उनसे पूछता है तो मेरा क्या काम होगा, आखिर मुझे मिशन में करना क्या है। डोनसुक जिन्वू को बताता है कि उसको बस सामान उठाना है जिसके अंदर खाने पीने का सामान है और कुछ कपड़े भी। जिन्वू उससे पूछता है कि क्या तुम लोग बिना हीलर के जा रहे हो। इस पर वो कहता है कि जब भी ये लोग इंडिपेंडेंट मिशन पर जाते हैं तब उस समय उन्हें हीलर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। जिन्वू अब यहाँ पर ये सोचता है कि ये सभी लोग बहुत लापरवाह हैं और एक हीलर का ना होना सच में प्रॉब्लम वाली बात है। फिर डोनसुक जिन्वू को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को देता है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर जिन्वू को डंजन के अंदर कुछ भी हो जाता है तो इसमें हंटर्स की कोई गारंटी नहीं होगी और जिन्वू अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। तब हम देखते हैं वहाँ जिन्वू की तरह एक और हंटर होता है जिसका नाम योजिन होता है और वो एक डी रैंक हंटर है। तब वो कहता है लगता है हम दोनों यहाँ पर नंबर को पूरा करने आए हैं। तब जिन्वू सोचता है इस डी रैंक हंटर के पास बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स है, लगता है ये एक अमीर घर से है, शायद हम पहली बार सी रैंक डंजन में जा रहे हैं, पर तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब इसके बाद ये सभी लोग डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डंजन के अंदर जाते जाते योजिन जिन्वू से काफी सारी बातें करता है पर जिन्वू बस उसकी बातों को सुनते जा रहा है। अब अगले सीन में जैसे ही ये सभी लोग उस गेट के पास पहुंचते हैं तभी उनमें से एक हंटर डोनसुक से पूछता है तुम पक्का श्योर हो ना कि ये एक सी रैंक डंजन है। डोनसुक कहता है हाँ ये एक सी रैंक का डंजन है क्योंकि हंटर एसोसिएशन वालों ने इसको 2 बार चेक किया है। उस गेट को देखने के बाद योजिन भी बोलता है अरे ये तो बहुत बड़ा गेट है, क्या इसके अंदर जाना ठीक होगा। जिन्वू कहता है कि गेट के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर से आने वाली मैजिक पावर से पड़ता है और उस मैजिक पावर्स के बेसिस पर ही हंटर एसोसिएशन गेट का रैंक डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और तब वो नोटिस करते हैं कि वहाँ पर कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं है। जिन्वू ये सब देखकर ये सोच रहा है कि ये सब बिल्कुल उस कार्टनन टेम्पल जैसा लग रहा है। योजिन जिन्वू से पूछता है कि ग्लोस्टोन क्या होता है। जिन्वू उसे बताता है कि वो ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें से लाइट्स निकलती है और तब हम देखते हैं वहाँ पर किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा होता। तब योजिन बोलता है क्या कोई ऐसा डंजन हो सकता है जिसके अंदर कोई मैजिकल बीस्ट ही ना हो। तब जिन्वू उसको चुप रहने को बोलता है और ध्यान से आवाजों को सुनते हुए बोलता है मैजिक बीस्ट यहीं पर है, पर वो खुद को शो नहीं कर रहे हैं। तब उन सभी को भी आवाज सुनाई देती है और वो सभी अलर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद ये चींटी जैसे दिखने वाले बहुत सारे बीस्ट उन हंटर्स पे अटैक कर देते हैं। डोनसुक की टीम का एक मेंबर उन पर हमला करने लगता है और इसी के साथ ही डोनसुक उन चींटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही वो सभी के सभी चींटियां डोनसुक की तरफ जाती है वो पहले वाला हंटर उन सभी चींटियों को मार देता है। इसके बाद डोनसुक बाकी हंटर्स को बची हुई चींटियों को मारने को कहता है। ये सभी की सभी चीजों को देखकर जिन्वू ये सोचता है इन लोगों का टीम वर्क तो कमाल का है, जिसका मतलब ये लोग काफी अरसों से इकट्ठे काम कर रहे हैं और क्योंकि इनके पास हीलर नहीं है तो इनका लड़ाई का तरीका बहुत ही ज्यादा रफ है। लेकिन तभी जिन्वू के पीछे एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। जिन्वू उस मॉन्स्टर को देख लेता है और अपने पैर से ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और तब हम लोग देखते हैं वो सारे उस मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। तब डोनसुक कहता है सभी मैजिक जेम्स को इकट्ठा कर ले और आपस में बांट ले। तब हम देखते हैं सभी लोग इस काम में जुड़ जाते हैं। इसके बाद डोनसुक जिन्वू को थैंक्स कहता है क्योंकि जिन्वू के वजह से ही डोनसुक और उसके हंटर्स की टीम को पता लग पाया कि ये मॉन्स्टर कहां से अटैक करने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ वो जिन्वू से ये बात पूछता है कि जिन्वू को ये बात कैसे पता लगी कि ये मॉन्स्टर आ कहां से रहे हैं। जिन्वू कहता है बस मैंने ऐसे ही अंदाजा लगा लिया था। फिर सीन चेंज होता है जिम में जहाँ पर सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन तभी इन सभी को भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये भूकंप आया ही नहीं था क्योंकि उन्हीं के नीचे वाले फ्लोर में उन सभी हंटर्स का गिल्ड मास्टर यानी टाइगर ट्रेनिंग कर रहा था और यहाँ दूसरी ओर योजिन जिन्वू का हालचाल पूछ रहा होता है। तब ये हंटर्स का ग्रुप डंजन के और ज्यादा अंदर बढ़ रहा होता है। तब इनको बहुत सारे जाले मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग उस जाले वाले एरिया को पार करते हैं तभी वो अचानक से एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे माना क्रिस्टल दिखते हैं। इतने सारे माना क्रिस्टल को देखने के बाद डोनसुक कहता है अब मैं अपनी एक टीम बनाऊंगा और वहाँ पर खड़े बाकी हंटर्स उस माना क्रिस्टल को आपस में बांटने की सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ योजिन जिन्वू से कहता है क्या मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ। तब योजिन उसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर डोनसुक के पास जाता है और कहता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जिन्वू को लूट का हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन ये सारे माना क्रिस्टल लूट का हिस्सा नहीं है, इसलिए इन माना क्रिस्टल को 7 नहीं 8 हिस्सों में बांटना होगा। डोनसुक कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इसके 7 नहीं 8 हिस्से होंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस डंजन बॉस को मारना होगा और जब तक हम इसको मारेंगे नहीं तब तक ये गेट बंद नहीं होगा। पर वो डंजन बॉस वहाँ पर सो रहा होता है, इसलिए डोनसुक ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले माना क्रिस्टल को निकालेगा। जिसके बाद डोनसुक अपने टीममेट से टूल्स के बारे में पूछता है। डोनसुक का दोस्त बताता है कि वो टूल्स गाड़ी में ही भूल चुका है,
इसलिए वो जिन्वू और योजिन से कहता है कि तुम यहीं रुको और हम टूल्स लेकर आते हैं। जैसे ही डोनसुक और उसकी टीम उस गुफा से बाहर निकलते हैं, तभी डोनसुक अपने टीममेट से कहता है कि इस गुफा का दरवाजा बंद कर दो, और वो हंटर उस गुफा का गेट बंद कर देता है। जिन्वू को इन सभी के ऊपर पहले से ही शक था, इसलिए उसको मिस्टर सोंग की बात याद आती है, जिसमें सोंग ने जिन्वू को बताया था कि इस काम में बहुत सारे धोखेबाज लोग भी होते हैं। डंजन में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, इसलिए अगर हंटर्स वहाँ मर जाए तो उनके मरने का कोई एविडेंस नहीं मिलता है। कोई भी ये बात पता नहीं कर सकता कि हंटर कैसे मरा। इसके बाद सीन चेंज होता है डंजन का, जहाँ पर जिन्वू और योजिन ये बात नोटिस कर लेते हैं कि बीस्ट जाग चुका है। तब योजिन जिन्वू से कहता है कि तुम पीछे ही रहना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तब जिन्वू अपनी तलवार को निकालते हुए उस लड़के से कहता है तुम पीछे रहो, मैं इसे संभालता हूँ। तब हम देखते हैं कि वो सभी उस गेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। डोनसुक की टीम का एक मेंबर डोनसुक और वो मॉन्स्टर उनको खाने के बाद सो जाएगा, जिसके बाद हम उस डंजन में जाके सारे माना क्रिस्टल इकट्ठा कर लेंगे। डोनसुक का प्लान सुनने के बाद उसके टीममेट कहते हैं तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। इसके बाद डोनसुक अपने टीममेट से ये भी कहता है देखो, अगर वो स्पाइडर मॉन्स्टर सोया नहीं, तब उस केस में हमें ही उस मॉन्स्टर को मारना होगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। और मान लो हम माना क्रिस्टल को नहीं ले पाए तो चिंता मत करो, वो अमीर लड़का जो है उसका आर्मर और वेपन बहुत महंगे बिकेंगे। तब जिन्वू भी उसकी बात सुनने के बाद ये सोचता है ये कह तो सही रहा है, भले ही मेरी रीअवेकनिंग हुई हो और मेरा थोड़ा सा लेवल अप हुआ हो, लेकिन हूँ तो मैं अभी भी काफी वीक ही। और इसके पहले के जितने भी बॉसेस को उसने हराया है वो सभी डी रैंक के थे। ये सब बातें पता होने के बावजूद भी जिन्वू आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने के बाद जिन्वू कहता है हंटर्स को हंटर एक रीजन की वजह से कहा जाता है और असली हंटिंग तो अभी शुरू होगी। तब यहाँ पर प्रेसिडेंट गो अपनी मीटिंग से वापस आ जाते हैं। तब प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट से बोलता है ये मीडिया और ये सब फालतू के चक्करों में मैं बहुत थक जाता हूँ। तब असिस्टेंट कहता है अब आप थोड़े टाइम के लिए फ्री हैं, तो क्या अब आप मेरे साथ एक मैच लड़ना चाहेंगे? और मुझे पूरा यकीन है कि इससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तब प्रेसिडेंट गो उसको हाँ कर देते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं जिन्वू उस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है और सोचता है इसकी स्किन तो सच में बहुत मजबूत है और इसके अटैक में बहुत ज्यादा पावर है, अगर मैंने एक भी गलती की तो मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा। और तब वो फिर से उससे लड़ना शुरू कर देता है। तब योन रुको, क्या इसका मतलब ये एक फॉल्स रैंकिंग हंटर है? मैंने इनके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी मैजिक को कंट्रोल करके लो रैंक में रजिस्टर करते हैं और इन्हीं हंटर्स को फॉल्स है। जिन्वू उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते ये सोच रहा है कि इस मॉन्स्टर की स्किन इतनी हार्ड है कि इसको एक भी डैमेज दे पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ज्यादा थका तो उसकी मूवमेंट्स और भी ज्यादा स्लो हो जाएगी। इसके बाद जिन्वू फिर से अपनी डैगर की एबिलिटी को चेक करता है और उसके डैगर की एबिलिटीज होती है पैरालिसिस और ड्रेन, और इन्हीं एबिलिटीज का यूज करके जिन्वू उस मॉन्स्टर को हराने की कोशिश करता है। ये सब सोचने के बाद जिन्वू उसके वीक स्पॉट पर अटैक करने का सोचता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जिन्वू पर अपना एसिड अटैक करता है, लेकिन जिन्वू फास्ट मूवमेंट करके उस एसिड से बच जाता है। पर तभी यहाँ जिन्वू का सिस्टम उसे बताता है कि उसके पास एक नई उस एबिलिटी का यूज करता है फास्ट होने के लिए। इसके बाद जिन्वू जैसे ही उस मॉन्स्टर के सर पर अटैक करता है, उस मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तब जिन्वू पीछे हटकर ये सोचता है अगर एक हमले से कुछ नहीं होगा तो मैं इस पर बार बार हमला करता रहूंगा। और तब वो स्पाइडर पर बास्ट है, क्या इसके पास इतना ज्यादा स्टेमिना है कि ये ज्यादा देर टिक पाए? तब जिन्वू अपनी फुल स्पीड से उस स्पाइडर की तरफ बढ़ रहा होता है, जैसे वो स्लो हो जाता है और वो स्पाइडर उसको दूर फेंक देता है। और तब वो स्पाइडर जैसे ही अपने पंजों से उस पर हमला करता है, हम देखते हैं जिन्वू अपनी फुल रिकवरी का यूज करके उसके हमले से बच जाता है और उसकी आंखों पर हमला कर देता है और बार बार उसकी आंखों में हमला करके अपने डैगर की स्पेशल एबिलिटी से उसे पैरालाइज करना शुरू कर देता है, जिससे वो स्पाइडर मर जाता है और जिन्वू का लेवल अप हो जाता है। तब जिन्वू सोचता है शुक्र है मैंने डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड को पहले क्लेम नहीं किया था, जिस वजह से मैं दोबारा फुल रिकवरी को यूज कर पाया। तब योजिन को भरोसा नहीं हो रहा होता कि क्रिस्टल निकालता है। तब योजिन जिन्वू के पास जाकर कहता है क्या मैं आपके लिए एसेंस स्टोन उठा सकता हूँ? आप चिंता मत करो, मैं बाकी का सामान भी उठा लूंगा। और आपने उस मॉन्स्टर को मारा है तो आप थक गए होंगे, ये लीजिए, चल पीजिए। इसके बाद वो लड़का माना क्रिस्टल को निकालने लगता है। तब जिन्वू नोटिस करता है एक दूसरे रास्ते से डोनसुक का ग्रुप भी आ चुका है। डोनसुक कहता है ये लोग अभी भी जिंदा हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और असिस्टेंट आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिस मैच के बारे में ये बात कर रहे थे वो असल में ये है। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जो हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है वो भी एक टाइम पहले हंटर हुआ करता था। असिस्टेंट प्रेसिडेंट से कहता है मैं ये बात जानता हूँ कि आप ट्रेनिंग से अपनी रैंक नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ट्रेनिंग करके हम अपनी बॉडी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तब प्रेसिडेंट बोलते हैं हाँ सही कहा, अभी मैं मारा गया, मुझे लगता है ये स्पाइडर सी रैंक का नहीं था। इसके बाद डोनसुक योजिन से कहता है तुम्हारा ये आर्मर और तुम्हारी ये तलवार बहुत कमाल की है, तुम्हारे फादर यूजन का
कंस्ट्रक्शन के हेड है ना। इसके बाद डोनसुक उस लड़के को जिनवू को मारने को कहता है। डोनसुक ये कंडीशन रखता है कि अगर उसने जिनवू को नहीं मारा तो वो उसको बाहर जाने नहीं देगा, और अगर वो डोनसुक की बात नहीं मानेगा तो वो उन दोनों को ही मार देगा। डोनसुक को यहाँ ये लग रहा है कि योजिन ने अपने गियर्स का इस्तेमाल करके उस स्पाइडर को मारा है, लेकिन योजिन यहाँ डिसाइड करता है कि वो जिनवू का साथ देगा। तब जिनवू को एक क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि उसको उन सभी को मारना होगा, कि तभी क्वान उस पर अटैक कर देता है जिससे जिनवू दूर जाकर पत्थर में गिरता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक हिजन नाम की लड़की को देखते हैं। तभी वहाँ पर उसके दो दोस्त आ जाते हैं। फिर वो एक कैफे में बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तब हिजन कहती है, तुम लोगों ने बताया था कि तुम्हारी ए रैंक डंजन ट्रेनिंग चल रही है मिस चा के साथ, आखिरकार वो कैसी गई? तब गीना उसे कहती है, उस एस रैंक हंटर ने तो चुटकियों में ही उस मोस्टर को हरा दिया। की होन को लगा क्योंकि वो स्ट्राइक टीम का कैप्टन बनना चाहता था। हम लोग तो बड़े लकी हैं कि हमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला है। दूसरी ओर डोनसुक योजिन से कहता है, वो लड़का तो मर चुका है। जिनवू मन ही मन ये सोचता है, आखिरकार मैं कैसे भूल गया कि मैं। तब जिनवू वापिस से खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर सिस्टम ऐसा चाहता है तो मैं वैसा ही करूंगा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिनवू अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इसके अंदर में से डार्क एनर्जी निकल रही है। जिनवू उन लोगों से कहता है, अगर तुम सच में हंटर्स हो तो तुम्हें ये पता हो ही कर सकता है। इसके बाद वो हंटर कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि, और ये सब चीज देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे सबकी फट जाती है। तब सिस्टम में लिखा आता है कि 6 में से 1 गया, यानी अभी उसको 5 लोगों को मारना है। जिनवू मन ही मन ये भी सोच रहा था कि भले ही मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी एक असली इंसान को मारा है, लेकिन आया जिससे उनकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद जिनवू एक ही झटके में 2 और लोगों को मार देता है और इसी के साथ अब वो टोटल 5 आदमियों को मार चुका है। योजिन जिनवू को देखकर कहता है, जिस टाइम ये उस स्पाइडर से लड़ रहा था उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल ये अभी है। भले ही ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन 5 लोगों से लड़ने के बाद ये थोड़ा कमजोर तो जरूर पड़ गया होगा। इसके बाद जैसे ही वो जिनवू के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जिनवू उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है, तुम स्ट्रॉन्ग थे पर मैं इस पूरे टाइम अपना लेवल अप करते जा रहा था। डोनसुक भी ये देखकर जिनवू से अपनी जान की भीख मांगता है और आगे कुछ बोलने जा ही रहा होता है कि जिनवू अपने खंजर से उसकी गर्दन काट देता है। और अब ये सारी चीजें होने के बाद वहाँ का डंजन क्लोज होने लगता है। इसके बाद अगला सीन होता है डंजन के बाहर का, जहाँ पर एक लड़की है और उसके हाथ में एक स्लिप है। तब वो लड़की कह रही होती है कि तुम्हारे हिसाब से सारे के सारे सी रैंक हंटर्स मारे गए और बस तुम दोनों ही उस डंजन से बाहर निकल पाए हो। जिनवू कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसके बाद वो लड़की जिनवू के कपड़ों की तारीफ भी करती है। तो वो लड़की जिनवू को कहती है कि पक्का तुमने ही सारी चीजों को हैंडल किया होगा और ये जो ई रैंक हंटर है पक्का चुपचाप खड़ा होकर देख रहा होगा। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद योजिन जिनवू अभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसे देख जिनवू कहता है, अच्छा हुआ मैंने अपनी बहन को सुबह सुबह अम्ब्रेला दे दिया था। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वू को एक पर्सन जिनवू की केस की रिपोर्ट देता है और उसे ये भी बताता है कि ये लोग वहाँ के बॉस को मारकर बाहर आए हैं। तब वो कहता है, अगर तुम्हें ये केस अजीब लग रहा है तो तुम खुद ही इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। पर इसमें एक सर्वाइवर है जो डबल डंजन में भी बच गया था और उसका नाम जिनवू है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन मरे हुए हंटर में से एक हंटर था जिसका नाम डोनसुक था। ये तो वैंक डोनसुक का भाई है ना, तब तो ये चिंता करने वाली बात है। और तब हम देखते हैं जिनवू घर वापस आ चुका होता है और अपनी बहन के लिए खाने का सामान लाया होता है, जिसे देखकर उसकी बहन खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हें पिछली रेड में अच्छे खासे पैसे मिले हैं लेकिन तुम्हें एक भी इंजरी नहीं हुई, हो सकता है तुम्हारे साथ के हंटर्स काफी ताकतवर होंगे। जिनवू इस पर कुछ नहीं बोलता और हम सबको पता है कि वो इसका रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। वो साथ ही साथ ये बात भी सोचता है कि कैसे उसने बिना डरे सारे के सारे हंटर्स को मौत के घाट उतार दिया और अगर वो पुराने वाला जिनवू होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। जिनवू यहाँ पर बियर पी रहा होता है कि तभी उसको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर उसका सिस्टम उसको ये बता रहा होता है कि तुम्हारी बॉडी में एक हार्मफुल चीज डिटेक्ट हुई है, लेकिन तभी उसका सिस्टम उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। इसके बाद खा पी कर जिनवू अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर वो सोता है तभी उसकी बहन आकर उसे जगा देती है और कहती है, कोई योजिन नाम का लड़का तुमसे मिलने आया है। इसी के साथ जीना जिनवू के रूम में बहुत सारी बियर कैंस को देखती है, जिस पर जीना उसे ये भी कहती है कि इतनी बियर्स मत पियो, ये पॉइजन हो सकता है। जिनवू जीना से कहता है, तुम टेंशन मत लो। फिर सीन चेंज होता है और योजिन और जिनवू बातें कर रहे होते हैं। योजिन जिनवू से कहता है, मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन योजिन अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले जिनवू उसे मना कर देता है और कहता है, मैं अमीर बाप की औलादों से बात नहीं करता। लेकिन योजिन की बार बार रिक्वेस्ट करने से जिनवू उसकी बात सुनने को मान जाता है। योजिन यहाँ बताता है कि वो गिल्ड मास्टर बनने की सोच रहा है, लेकिन उसके लाइसेंस के लिए एक हंटर को कम से कम 20 मिशन में हिस्सा
हिस्सा लेना होता है। और पिछले वाला मिशन उसका पहला था। मैंने रिटर्न एग्जाम के लिए भी अच्छी खासी तैयारी कर ली है, लेकिन मेरे लड़ने की स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। योजिन की बातें सुनने के बाद जिनवू उससे कहता है, तुम तो यूजन कंस्ट्रक्शन के अगले मालिक बनने वाले हो ना। इसका रिप्लाई देते हुए योजिन कहता है, असल में मेरे पापा को एक गिल्ड बनाना है। जिनवू भी मन ही मन सोचता है जो डंजन्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेजर देते हैं। डंजन्स की लगभग हर एक चीजों को बेचा जा सकता है। योजिन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसके पापा को असल में एस रैंक हंटर चाहिए और उसका भाई उस गिल्ड में वाइस गिल्ड मास्टर बनेगा। जिनवू कहता है, तुम्हें एस रैंक हंटर चाहिए, लेकिन पूरे नेशन में बस 7 ही एस रैंक हंटर है। जिनवू बताता है कि मिन युंग नाम का एक एस रैंक हंटर था जिसने कभी भी कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं करी और अब वो रिटायर भी हो चुका है। जिनवू उसे एडवाइस देते हुए कहता है, अगर तुम किसी और गिल्ड से एस रैंक हंटर लाने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि इससे तुम्हें बाद में दिक्कत हो। योजिन कहता है कि उसके भाई की अभी तक हंटर अवेकनिंग नहीं हुई है, इसलिए वो गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता। इसके बाद योजिन जिनवू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ रेड पे चलो ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को देखा है और तुम बहुत खतरनाक लड़ते हो। ये कहते हुए योजिन जिनवू को एक फाइल लेता है। वो जिनवू को ये बताता है कि जिस बिल्डिंग में हम अभी बैठे हैं ये जल्दी ही गिल्ड ऑफिस बन जाएगा। वैसे इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन 30 मिलियन है और इसी के साथ योजिन जिनवू को 30 मिलियन ऑफर भी करता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर जिनवू योजिन के साथ 19 मिशन में जाता है तब योजिन उसको 30 मिलियन देगा। जिनवू यहाँ मन ही मन ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो मैं एक दिन एस रैंक हंटर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और अगर मैं उतना ज्यादा पावरफुल बन गया तो 30 मिलियन मेरे लिए क्या ही चीज है। इसलिए जिनवू ये भी सोचता है कि अभी लोगों के साथ टीम अप करना बहुत रिस्की हो सकता है, जिसके बाद जिनवू उसके ऑफर को मना कर देता है। जिनवू वहां से जाने लगता है कि तभी योजिन कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं जिंदगी भर के लिए आपका ये सीक्रेट ही रखूंगा। और हम देखते हैं जिनवू के घुरते ही योजिन चुप हो जाता है और जिनवू वहां से चला जाता है। तब सीन चेंज होता है डोंगसुंग के घर का, जहाँ वो किसी से बात करते हुए कहता है, मुझे उन बचे हुए 2 हंटर्स की पूरी रिपोर्ट चाहिए। तभी हमें पता लगता है कि डोंगसू अपने असिस्टेंट से बात कर रहा है जिसका नाम लोरा है। लोरा डोंगसू को फटाफट रिपोर्ट लाके देती है। रिपोर्ट को देखते हुए डोंगसू लोरा से कहता है, क्या होगा अगर मैंने दूसरी कंट्री के इंसान को मार दिया। लोरा उसे बताती है कि अगर उस कंट्री में हंटर क्राइम से रिलेटेड कोई भी लॉ होगा तो आपको उस कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी और अगर ऐसा कोई भी लॉ नहीं हुआ तो आपको अपनी कंट्री के हिसाब से सजा मिलेगी। लेकिन हमारी कंट्री और उनकी कंट्री एक दूसरे से बात करे तो तब कुछ हो सकता है। ये सुनने के बाद डोंगसू लोरा से कहता है, मेरा स्केड्यूल अभी चेंज करो। अब इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि डोंगसू जिनवू और योजिन की जान के पीछे पड़ा हुआ है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिनवू अपनी बहन के साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है। जॉगिंग करते हुए जिनवू अपनी बहन से पूछता है, अगर तुम्हारे पास 30 मिलियन होते तो तुम क्या करती। तब जीना कहती है वो अपनी मम्मी के हॉस्पिटल के बिल और अपने कॉलेज की फीस को पे करती और बचे हुए पैसों को वो कुछ भी नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि इतने पैसों का क्या करना है। तब जिनवू अपने सिस्टम को चेक करते हुए ये देखता है कि वो 10 किलोमीटर की जगह 11 किलोमीटर भाग चुका है और उसने 100 की जगह 102 पुशअप मार दिए हैं। तब वो अपनी लिमिट्स को बढ़ाने की सोचता है, इसलिए वो और रनिंग करता है, जहाँ पर वो चेक करता है कि वो 20 किलोमीटर दौड़ चुका है और इसी के साथ उसने 200 सिटअप्स भी मार दिए हैं। इसके बाद उसका सिस्टम उसको रिवॉर्ड देता है और उस रिवॉर्ड में उसको एक की मिलती है। जिनवू का सिस्टम उसको ये बताता है कि ये चाबी एक डीमन कैसल की है और ये डंजन उसको मिलने वाला है डाइसम टावर सोंगपा में। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डंजन एक एस रैंक डंजन है। सिस्टम जिनवू को ये भी बताता है कि उस कैसल के अंदर जिनवू को एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल सकता है, जिसकी वजह से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तब रात को अपनी मम्मी से मिलकर सोचता है, अगर एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में किसी तरह की कोई भी बीमारी को ठीक कर सकती है तो मैं उसको हासिल करने जरूर जाऊंगा। तब यहाँ जिनवू उस डंजन को खोलने के लिए पहुंच जाता है और सोचता है, मैं एक ऐसे रंग डंजन को खोलने जा रहा हूँ। इसका मतलब इसके अंदर ऐसे मैजिकल बीस्ट होंगे जैसे कि जेजू आइलैंड में थे। और तब हम देखते हैं जिनवू डंजन के अंदर एंटर कर जाता है और सोचता है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ तो मैं इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके बाहर आ जाऊंगा। तब हम देखते हैं उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उस नर्क के गेट का पहरेदार होता है। जिनवू उस बीस्ट को देखकर अपनी एबिलिटीज डैश का यूज करता है और अपने खंजर से उस बीस्ट पर काफी सारे अटैक करता है, पर उस बीस्ट को जिनवू के अटैक से कुछ असर नहीं पड़ता। जिसके बाद जिनवू अपनी दूसरी एबिलिटी मर्डरस इंटेंट को स्टार्ट कर लेता है, पर वो मॉन्स्टर उसकी उस स्किल को काट देता है, जिस वजह से जिनवू उस स्किल को यूज नहीं कर पाता। जैसे ही जिनवू अपनी तलवार की पावर को उस मॉन्स्टर पर अप्लाई करता है, हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसकी उस पावर को डीएक्टिवेट कर देता है और जिनवू को बहुत ज्यादा जख्मी करके कहीं दूर फेंक देता है। तब वो देखता है जैसे जैसे वो मॉन्स्टर जिनवू पर हमला कर रहा होता है उसकी हेल्थ लगातार
गिर रही होती है और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि इस मॉन्स्टर ने अभी अभी रेज स्पेल का यूज करा है, जिसकी वजह से इसकी सारी एबिलिटीज 3 मिनट तक 100% रहेगी। और तब वो मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिससे उसकी हेल्थ आधी हो जाती है। और तब जिन्वू फुल रिकवरी को यूज करके उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वो जिन्वू को दूर फेंककर लगातार हमला करना शुरू कर देता है, जिससे जिन्वू की हेल्थ और ज्यादा कम हो रही होती है। पर 30% पावर कम होने के बाद उसकी विल पावर स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर से छुपने में कामयाब हो जाता है। तब जिन्वू ये सोचता है ये सिस्टम मुझे बार बार क्रिटिकल मोमेंट्स पे मुझे वार्निंग दे रहा है ताकि मैं मरू ना, मुझे इस मॉन्स्टर से बस 3 मिनट तक बचना होगा, पर वो भी नामुमकिन है, तो इसलिए मुझे स्टोन का यूज करना पड़ेगा। पर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर देता है, जिससे उसका टेलीपोर्टेशन स्टोन दूर जाकर गिर जाता है और तब जिन्वू फिर से उस मॉन्स्टर के हमले से बचकर छिप जाता है। तब हम देखते हैं अब उसकी हेल्थ बहुत कम बची हुई है और वो कहता है आखिरकार अब मैं क्या करूं, अगर उसने मुझे और मारा तो मैं मारा जाऊंगा। और तब वो अपनी इन्वेंटरी चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे हीलिंग पोशन मिलता है और वो 900 गोल्ड कॉइन्स के बदले 3 बोटल्स को खरीद लेता है और नोटिस करता है एक बोतल से उसको बस 100 हेल्थ पॉइंट्स ही मिलते हैं। तभी उसके सामने सेकंड डंजन की पॉइजन बोतल आ जाती है, जिसे पीने से उसे फिजिकल डैमेज कम होगा, पर उसकी मसल्स इससे डैमेज हो सकती है। पर साथ में उसे ये भी याद आता है कि डबल डंजन की वजह से वो जल्दी रीजनरेट कर सकता है, जिस वजह से वो उस पॉइजन बोतल को पी लेता है और तब वो मॉन्स्टर उस पे हमला कर देता है, पर जिन्वू उसके हमले से बचाता है। तब हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का रेज स्पेल के 3 मिनट खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से जिन्वू ने जो भी उस पर हमले किए थे वो असर दिखाना शुरू कर देते हैं। तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के 2 सर हार चुके होते हैं, पर एक सर जिन्वू को अपने दांतों से पकड़ लेता है, जिस वजह से जिन्वू की हेल्थ बहुत कम बचती है। पर जिन्वू फिर भी हार नहीं मानता और लगातार उस मॉन्स्टर की आंखों में हमला करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं बहुत सारे हमलों के बाद वो मॉन्स्टर हार जाता है, जिस वजह से जिन्वू के लेवल अप हो जाते हैं और उसके जख्म भी भर जाते हैं। तब जिन्वू को उस मॉन्स्टर को हराने के बाद कुछ आइटम्स मिलती है और एक डीमन कैसल की एक की भी मिलती है। तभी जिन्वू को आखिरी में एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने का फॉर्मूला मिलता है, जिसके लिए उसे 3 आइटम्स की जरूरत होती है और उसे वो आइटम्स डीमन कैसल के अंदर मिलनी होती है। तब जिन्वू सोचता है कि इस लड़ाई के बाद मैं जान चुका हूँ कि मेरा करंट लेवल क्या है और इस टाइम अगर मैं इस कैसल के अंदर गया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर सीन चेंज होता है हॉस्पिटल में, जहाँ जिन्वू अपनी मम्मी को देखने आया हुआ है, जहाँ पर वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने के बारे में सोच रहा है, जिसे बनाने के लिए उसे 3 चीजें चाहिए, लेकिन फिलहाल उसके पास एक भी आइटम नहीं है। यहाँ पर अगर जिन्वू को उन आइटम्स को कलेक्ट करना है तो उसको उसी डंजन में जाना होगा जहाँ से वो बड़ी मुश्किल से बच पाया था, और अगर उसको वापिस से उस डंजन में जाना है तो उसको अपना लेवल अप करना होगा। अगले सीन में जिन्वू योजिन के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पर योजिन ने जिन्वू को जो ऑफर दिया था जिन्वू उसके लिए मान चुका है, जिसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिन्वू अब उस लड़के के साथ 19 सी रैंक मिशन में जाएगा। ये बात सुनने के बाद योजिन यहाँ पर खुश तो हो जाता है, लेकिन जिन्वू उससे कहता है मेरी एक कंडीशन है कि बस तुम और मैं ही मिशन में जाएंगे और हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद योजिन कहता है ये क्या बात हुई, सी रैंक के मिशन में बस हम दोनों ही जाएंगे, और वैसे भी सी रैंक के मिशन के लिए कम से कम 8 लोग तो चाहिए होते हैं। ये सुनने के बाद जिन्वू उससे कहता है अगर ऐसा है तो तुम इस कमी को पूरा करने के लिए हंटर्स को ढूंढो, जैसे कि डोंगसुक ने ढूंढे थे। योजिन कहता है ये चीज काफी डेंजरस हो सकती है। जिन्वू उससे कहता है कि ये तो डिपेंड करता है कि तुम चीजों को कैसे देखते हो, तुम खुद ही सोचो, अगर हम इन 19 मिशन को बिना इंजरी के कंप्लीट कर लेते हैं तब तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे। जिन्वू की बात सुनने के बाद योजिन यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो तैयार हो जाता है काम करने के लिए। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि टीम मेंबर्स और गेट का ध्यान भी मैं ही रख लूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम चाह को पानी पीते हुए देखते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद चाह कहती है तुम बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम छुपे हुए हो। तभी एक आदमी बाहर निकलता है और कहता है एक ऐसे रैंक हंटर से मुझे यही उम्मीद थी। इसी के साथ वो चाह को अपना बिजनेस कार्ड देता है। फिर सीन चेंज होता है और योजिन यहाँ पर अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठा होता है, जहाँ पर उसके पापा उससे कहते हैं कि गेट्स के आने के बाद यहाँ पर काफी कुछ चेंज हो चुका है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी, ये कहीं ना कहीं उस डंजन से लिंक्ड है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि डंजन से जो सामान मिलता है उसके बिना इस दुनिया को चला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर उन रिसोर्सेज को खाली हंटर्स ही ला सकते हैं। अब यहाँ पर योजिन भी अपने पापा की बात बहुत आराम से बैठकर सुन रहा है। योजिन के पापा ये भी बताते हैं कि हंटर एसोसिएशन एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि सभी हंटर्स को ऑपरेट करती है। इसी के साथ हंटर एसोसिएशन नए हंटर्स को क्लासिफाई भी करती है और उनकी रैंक्स को भी बताती है। इसी के साथ वो अचानक से अपीयर होने वाले गेट्स और डंजन्स ब्रेक को भी संभालती है। बट एट द एंड वो है तो एक गवर्नमेंट एजेंसी ही ना। उसके पापा ये भी बताते हैं कि ज्यादातर रिसोर्सेज को गिल्ड संभालते हैं और गिल्ड एक ऐसी कॉर्पोरेशन
कॉर्पोरेशन है जो हंटर्स के अराउंड ही बनी रहती है, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये गिल्ड्स ही बनाते हैं। यहाँ पर उसके पापा कुछ गिल्ड्स का नाम भी लेते हैं, जैसे फीड गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। इसी के साथ हंटर्स गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड्स भी। ये पांचों गिल्ड पूरी कंट्री की मेजर गिल्ड्स है और इन लोगों ने ही पूरी मार्केट को संभाला हुआ है। इसलिए यहाँ पर बिजनेसमैन होने के नाते योजिन के पापा बस तमाशा ही देख सकते हैं। वो चाहते हैं कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज वो खुद संभाले और इस नेशन की सहायता करें। इसके लिए उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक गिल्ड बनानी होगी। और यहाँ पर जिन्हू अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कर लेता है, पर नोटिस करता है कि इस बार उसका सिस्टम उसके एक्स्ट्रा वर्कआउट को काउंट नहीं करता। तब जिन्हू सोचता है, मैं तो इस चीज की उम्मीद कर रहा था कि शायद मुझे फिर से उस डीमन कैसल की तरह कुछ वैल्यूएबल मिलेगा, पर रुको, शायद रैंडम वैल्यूएबल लूट बॉक्स में से मुझे कोई की मिल जाए। और तब जिन्हू देखता है उसे उस रैंडम बॉक्स में से बिंगो मिलता है, जिससे जिन्हू उदास हो जाता है। तब जिन्हू अपने स्टैट्स को देखता है, अब इन 3 पॉइंट से मेरा कुछ नहीं होने वाला, इस तरह तो मैं जल्दी से लेवल अप नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे सी रैंक डंजन में जाने के लिए योजिन का वेट करना होगा। पर रुको, शायद मैं अगर उस पेनल्टी जोन वाले सेंटीपीड से लड़ूं तो शायद मेरा लेवल अप जल्दी हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे मेरा कोई फायदा होगा, क्योंकि इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि मुझे इससे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलेंगे। और तब जिन्हू को हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक डी रैंक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट आई होती है। तब जिन्हू सोचता है, ये मैसेज तो हंटर एसोसिएशन की तरफ से आया है, पर इसका मतलब मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। क्या मुझे मना कर देना चाहिए? पर मेरे ख्याल से ये कुछ ना करने से तो अच्छा ही है। तब हम यहाँ देखते हैं सॉन्ग का स्टूडेंट सॉन्ग से कहता है, मास्टर मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं बस तुमसे पिटने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये तो बहुत शर्म वाली बात है कि मैंने सोचा कि मैं आपको हरा सकता हूँ। तुम्हें अभी भी चिंता होती है, अब तो मैंने अपने हाथ को खोए हुए कितने महीने हो चुके हैं। और तभी सॉन्ग को भी डी रैंक डंजन में जाने की रिक्वेस्ट आई होती है। तब वो स्टूडेंट कहता है, मास्टर आपको नहीं लगता कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए? और तब सॉन्ग को वो टेम्पल याद आता है। तब वो कहता है, तुम्हारी बात में दम है, वैसे भी एक बुढ़ा आदमी जो अपना हाथ खो चुका है वो दूसरों की क्या ही मदद कर पाएगा। तब उसका स्टूडेंट कहता है, सर मेरा ये मतलब नहीं था। तब सॉन्ग कहता है, मैंने चाहे अपना एक हाथ खो दिया है, पर मैं उस दिन बच गया था। मैंने अपनी जिंदगी के अच्छे दिन जी लिए हैं, पर अब मैं अपनी बाकी बची हुई जिंदगी भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तब हम यहाँ किम को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, जिसको नेक्स्ट रेड में जाने की नोटिफिकेशन आई होती है। फिर वो इसके बारे में अपनी वाइफ को बताता है। तब उसकी वाइफ कहती है, हनी आपको नहीं लगता कि आपको इस हंटर की जॉब को छोड़ देना चाहिए? और ये तो काफी डेंजरस भी है। क्या आपको लास्ट मिशन याद नहीं है? उस रेड के दौरान वो सारे लोग मारे गए और सिर्फ आप ही बचे थे। तब किम अपनी बच्ची को उठाकर कहता है, हमारी बेटी नेक्स्ट ईयर से स्कूल जाने लगेगी, तो उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। वैसे भी हंटर एसोसिएशन वाले मुझ जैसे लो रैंक हंटर को किसी डेंजरस सिचुएशन में नहीं भेजेंगे। वो दिन बस एक एक्सेप्शन था। और यहाँ हंटर एसोसिएशन में योनो कोई से कहता है, आखिरकार तुमने ये किन पागलों को इकट्ठा किया हुआ है? तब कोई कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे उस इंटरव्यू में फंसा दिया था। उससे मेरा कितना टाइम वेस्ट हुआ। मैंने ये सुना है कि तुमने उनके ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डाला है, तुम्हारे आंसर सच में बहुत अच्छे थे। तब योनो कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी ये बातें सुनने नहीं आया हूँ। इस पर कोई कहता है, ये तो चेयरमैन की रिक्वेस्ट थी कि हम हंटर्स के असली काम और रूप को लोगों को दिखाएं, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए बेस्ट फिट रहूंगा। ये सुनकर योनो कहता है, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे काम क्या है? कोई यहाँ पर उसको एक फाइल दिखाते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना गिल्ड बनाने की सोच रहा है। योनो ये फाइल देखकर कहता है, हाँ ये बात मुझे पता है, इन लोगों को हंटर्स की जरूरत है और यूजिन ग्रुप वाले मेरे हंटर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं। इस बात पर कोई कहता है, अगर तुम्हें ये बात मालूम थी तो मैं फालतू में ही टेंशन लिए जा रहा था। कोई की बात सुनने के बाद योनो फाइल को पटकते हुए कहता है, सच सच बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? इसके बाद अगला सीन होता है जूही के घर का, जहाँ जूही अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। जूही की मम्मी उससे पूछती है, क्या ये हंटर्स की जॉब तुम्हें अनकंफर्टेबल फील तो नहीं करा रही? मैंने सुना है कि तुम एक बी रैंक हंटर हो। मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और हंटर होता तो बेटा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम घर वापिस आ जाओ। अब अपनी मम्मी की सारी बातें सुनने के बाद जूही थोड़ा गुस्सा हो जाती है और अपनी मम्मी से कहती है, मेरे लिए डिसीजन लेना बंद करो, मैं अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ही ले सकती हूँ। इसके बाद उसकी मम्मी उसको कुछ कहती, लेकिन उससे पहले जूही यहाँ पर फोन कट कर देती है और वो यहाँ बैठकर ये सोचती है कि उसको एक और ट्राई करना चाहिए। इसके बाद वो एक दूसरे रूम में चली जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके फोन पर भी वो ईमेल आ रखा है। फिर सीन चेंज होता है और चा कोई के ऑफिस में जा रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके ऑफिस में से योनहो बाहर जा रहा है। चा उसको ग्रीट करती है और आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही वो कोई के ऑफिस में पहुंचती है, कोई उससे कहता है, क्या हुआ तुम्हें? चा यहाँ पे ये बताती है कि जब वो ट्रेनिंग कर रही थी तब यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक आदमी आकर उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था और इसी बात की रिपोर्ट वो कोई को देने आई है। इसी के साथ वो ये भी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग एक गिल्ड बनाने की सोच रहे हैं और उस गिल्ड में वो लोग मुझे मास्टर बनाना चाहते हैं। कोई कहता है, तो तुम ये रिपोर्ट मुझे देने आई हो, तो क्या इसका
मतलब मैं ये मानूं कि तुमने उस डील को मना कर दिया है। चा ये कहती है कि मैंने उसी वक्त ही मना कर दिया था। तो कोई ये बात सुनकर खुश हो जाता है और अगला सीन एक बार का होता है। यहाँ पर योनहो हाथों में ड्रिंक लेकर कोई की बातों के बारे में सोच रहा है। कोई ने उससे कहा था तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि थर्ड मिशन के बाद उस आइलैंड में जाना सबके लिए मना कर दिया गया था। अब बस खाली उस आइलैंड पर पेट्रोलिंग हुआ करती है, वो भी हालात का जायजा लेने के लिए। पब्लिक को यहाँ पर यह बताया गया है कि वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। इसी के साथ कोई ये भी कहता है कि आइलैंड और उस आइलैंड का डर लोगों के मन से निकल गया है, लेकिन मैं कभी उस आइलैंड के बारे में नहीं भूल सकता, पर फ्यूचर में दोबारा उस आइलैंड में जाके उसको जीत लूंगा। इसीलिए कोई ने योनहो को एक टीम बनाने के लिए बुलाया था, जिससे इन लोगों की संख्या बढ़े और ये लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो पाए। अब यहाँ पर योनहो ये बात समझ आता है कि नए बंदों के जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं वो इसी काम के लिए लिए जा रहे थे। यहाँ पर अभी भी योनहो के दिमाग में यही बातें चल रही होती है। इसी के साथ वो ये भी सोचता है कि उस आइलैंड में उसका भी कुछ काम बचा हुआ है। तब हम यहाँ जिन्वो को देखते हैं जो कि नेक्स्ट मिशन के लिए जा रहा होता है। तब उसकी बहन उससे कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही इंसान हो जो गेट से इतना जख्मी होकर आता था, जिसे रिकवर होने में हफ्ते लग जाते थे। लगता है तुम्हारी वो ट्रेनिंग काम कर रही है। तब जिन्वो कहता है चाहे जो भी है, पर अब मैं ठीक ठाक कमाने लग गया हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तब उसकी बहन उसे कहती है तुम अपना सामान नहीं लेकर जाओगे। तब जिन्वो कहता है मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है। तब सॉन्ग जाते हुए सोचता है मैंने अभी तक अपनी फिजिकल पावर को अवेकन नहीं किया है, जिसका मतलब मेरी स्वॉर्ड किसी भी मैजिकल बीस्ट को नहीं हरा सकती, और मेरी मार्शल आर्ट्स जो मैंने इतने सालों में सीखी है वो वहाँ डंजन में यूजलेस है। मेरे जैसे स्पोर्ट्समैन को ऐसी शक्तियों का मिलना सच में किस्मत का खेल है, पर मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और तभी उसे जिन्वो दिखाई देता है। तब वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ऐसी जगह पर मिलूंगा। तुम काफी हैंडसम और काफी बदल चुके हो। और क्या तुम्हारी एक टांग जा नहीं चुकी थी? जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मेरी टांग वापस आ चुकी थी। अच्छा, तो हाई रैंक हीलर्स ने तुम्हें ठीक कर दिया होगा। इसके बाद जिन्वो मिस्टर सॉन्ग के हाथ के बारे में पूछता है। सॉन्ग कहता है कि मेरी इस इंजरी को काफी टाइम हो चुका है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। इसके बाद चलते हुए जिन्वो मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो बताते हैं कि उनको ईमेल आया था एक डी रैंक के मिशन के लिए। फिर वो दोनों चलते हुए गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें दिखाई देता है कि ये वही लोग हैं जो कार्टनन टेम्पल के सर्वाइवर थे। जूही यहाँ जिन्वो को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम जिन्वो ही हो ना, तुम बहुत बदल चुके हो। इसके बाद वो जिन्वो से कुछ और ज्यादा बातें कर पाती, तभी उनके पीछे से एक गाड़ी आती है जिसके अंदर से 3 क्रिमिनल निकलते हैं। अब यहाँ पर वो क्रिमिनल जूही से कुछ बदतमीजी कर रहे होते हैं। तब कैंग उनको चुप कराता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं बुलाया गया है। यहाँ पर हंटर एसोसिएशन की एक मेंबर इन हंटर्स को बताती है कि ये तीनों क्रिमिनल्स तुम्हें ज्वाइन करने वाले हैं मिशन के लिए। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये क्या बात हुई, तुम हमारे साथ क्रिमिनल्स को क्यों भेज रहे हो? तब वो लड़की बताती है कि ये तीनों अपनी सजा कम कराना चाहते हैं, इसलिए चिंता मत करो, ये तुम्हें कुछ हार्म नहीं करेंगे और तुम्हारे साथ कैंग भी जाएगा इन क्रिमिनल्स पर नजर रखने के लिए। कैंग एक बी रैंक का हंटर है, इसलिए अगर कुछ भी होता है तो कैंग सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पर जिन्वो कहता है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इसलिए वो जूही को घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन जूही यहाँ पर मना कर देती है और वो जिन्वो से कहती है अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। यहाँ पर उन तीनों की हथकड़ियां खोल दी जाती है और कैंग कहता है कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर यह डिसाइड होता है कि सॉन्ग एक बार फिर से इन लोगों का कैप्टन बनने वाला है। तब वो झुककर जिन्वो को शुक्रिया करता है कि तुमने मुझे फिर से मौका दिया कैप्टन बनने का। जिन्वो कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कैप्टन। तब कैंग जिन्वो को घूर रहा होता है और फिर ये लोग उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं वो कैदी पागलों की तरह उन गोबलिन्स को मार रहे होते हैं। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इनमें से मॉन्स्टर्स कौन है। तब यहाँ जिन्वो भी बहुत सारे गोबलिन्स को मार देता है। तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, आखिरकार तुम्हें ये डैगर मिला कहाँ से? तब मिस्टर सॉन्ग जिन्वो को देखकर सोचते हैं ये पूरी तरह से बदल चुका है, इसकी केवल अपीयरेंस नहीं इसका ऑरा भी चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस भी चेंज हो गया है। और तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब वहाँ आगे 3 रास्ते आ जाते हैं। तब गैंग कहता है ये डंजन आसान लग रहा है, तो क्या हम लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएं? इससे रिस्क बढ़ जाएगा, पर हम इस मिशन को जल्दी खत्म कर पाएंगे। तब मिस्टर सॉन्ग इस बात के लिए मान जाते हैं। तब गैंग कहता है मैं इन मुजरिमों को लेकर राइट साइड में जाता हूँ, बाकी सभी लोग अपना अपना डिसाइड कर लो, और अगर आपको बॉस का रूम मिले तो मुझे जल्दी ही बता देना। तब जिन्वो सोचता है मेरी परसेप्शन इंक्रीज हो चुकी है, जिस वाले रास्ते में चले जाते हैं। तब वो पर्सन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मिशन अच्छा जाएगा। तब किम कहता है देखो क्या हुआ था, मैंने सोच लिया है जब ये मिशन खत्म होगा तब मैं जिन्वो से माफी मांगूंगा। तुम भी ये बात नहीं भूल पा रहे ना कि हम उस टाइम उसे वहाँ छोड़कर भाग गए थे। मैंने ये उस टाइम अपनी फैमिली के लिए किया था, पर ये इस चीज को बदल नहीं सकता कि मैंने उस टाइम अपने साथियों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। तो अब अगर मुझे हंटर बने रहना है तो मुझे अपनी गलतियों को मानना होगा। तब वो पर्सन
कहता है क्या वो तुम्हें माफ कर देगा? तब किम कहता है वैसे तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगा, पर फिर भी हमें उससे माफी मांगनी चाहिए, और गोब्लिन्स को मार दिया होता है। तब कैंग कहता है तुम लोगों ने इसे मार ही दिया, ह्यूमन मॉन्स्टर से अलग नहीं होते हैं, तो इसलिए उन्हें मारना बिल्कुल अलग नहीं होता। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की के पापा कैंग से कह रहे होते हैं कि 3 लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, जिस वजह से उसने सुसाइड कर लिया है, और मेरी वाइफ भी मेंटल ट्रॉमा की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है, पर वो लोग कुछ ही सालों में छूट जाएंगे जैसे कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, और उनके पास अपना हंटर लाइसेंस भी होगा। मैंने सुना है कि हंटर अगर रेड मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनकी सजा कम हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है, उनकी वजह से मेरी बेटी चली गई है और वो कभी वापस नहीं आने वाली, और इसलिए मैं आपको ये 3 बिलियन देता हूँ, तो प्लीज मेरे लिए उन लोगों को मार डालो, किसी को भी नहीं पता लगा तुम लोग उसमें मारे गए। तब हम लोग यहाँ देखते हैं किम और उसका साथी भी कैंग के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो 2 लोगों को मार चुका होता है, और आखिरी पर्सन को मारते हुए कह रहा होता है कि ऐसा मत सोचो, मतलब वो 2 रास्ते आपस में जुड़े हुए थे, इसका मतलब वो लेफ्ट वाला रास्ता ही बॉस की तरफ जाता है, इससे मेरा कितना टाइम बच गया। और तब वो उस कैदी का सर धड़ से अलग कर देता है और किम और उसके साथी की तरफ बढ़ने लगता है। तब यहाँ जिनवू सोचता है ये कैंग तो वही है जो कि वू के साथ मुझे हॉस्पिटल में मिलने आया था, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसे मैं याद ना आऊँ। तभी उन्हें चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है, और तब वो दूसरे रास्ते में जाकर देखते हैं सभी लोग वहाँ मारे गए होते हैं। तब वहाँ पर सिर्फ मिस्टर किम ही जिंदा होते हैं, और जिनवू जूही को उन्हें हील करने को कहता है। तब मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं ये जख्म मैजिक बिस्ट की वजह से नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान ने इन पर हमला किया है। तब किम कहता है मुझे हील करना बंद करो, तुम मुझे नहीं बचा पाओगी। तब जिनवू कहता है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अपनी फैमिली के लिए जीना होगा, और तुम्हें इसलिए भी जीना होगा। तभी हम देखते हैं कैंग जूही पर हमला कर देता है, पर जिनवू उसे बचा लेता है। तब कैंग कहता है स्वॉर्ड क्यों चाहिए, और तब वो कैंग पर हमला कर देते हैं, पर कैंग उसके हमले से बचाता है और कहता है तुम्हारी स्किल्स वजह से तुम्हारी मूवमेंट्स भी अच्छी हो गई है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। पर मिस्टर सॉन्ग उसकी जितनी स्पीड पर ही हमला कर रहे हैं, और आगे वो और भी ज्यादा तेज होंगे, तो उनके लिए ये लड़ाई आसान होगी। तब कैंग कहता है तुम्हारे अटैक बहुत ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट हैं, और तुम्हारी स्वॉर्ड से अटैक करने वाली एबिलिटी भी बहुत कमाल की है, पर इसका कोई फायदा नहीं है। और तब हम देखते हैं वो मिस्टर सॉन्ग को जख्मी कर देता है, पर जूही उन्हें अपने मैजिक से हील कर देती है। तब कैंग कहता है ये हीलर तो सच में बहुत तंग कर रही है, पहले मैं इसे ही मार देता हूँ। और वो जैसे ही जूही पर हमला करने लगता है वैसे ही मिस्टर सॉन्ग उसको रोक लेते हैं। तब कैंग कहता है तुम एक मामूली बुढ़े आदमी नहीं हो। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैं एक एस रैंक के हंटर का मास्टर हूँ, और इसलिए मैं तुमसे स्वॉर्ड फाइट में नहीं हारने वाला। तब कैंग कहता है पर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो पावर तुम्हें अभी मिली है वो बस थोड़े टाइम के लिए ही है, और एक जादूगर कभी भी एक असैसिन का सामना नहीं कर सकता। और तब वो मिस्टर सॉन्ग पर बार बार हमला करता है, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। तब जूही भी अपनी पावर खत्म हो जाने की वजह से उन्हें हील नहीं कर पा रही, तो कैंग बैठती है जिनवू बीच में आ जाता है। तब कैंग कहता है तुम फिर से बीच में आ गए, आखिरकार तुम हो कौन? तब जिनवू कहता है मैं संग जिनवू हूँ, एक ई रैंक हंटर। भी तुम इतनी फास्ट रिएक्ट किए कि तुम बड़ी आसानी से मेरे अटैक को रोक पाए, क्या तुम असैसिन हो? पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम अपने हो, जिसका मतलब तुम एक फॉल्स रैंकर नहीं हो सकते, नहीं तो तुमने इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना था। तो इसका एक ही जवाब है कि तुम दूसरी बार अवेकन हुए हो। जिसे सुनकर मिस्टर सॉन्ग और जूही हैरान हो जाते हैं। तो मिस्टर सॉन्ग कहता है क्या ये डबल डंजन के इंसिडेंट में हुआ है, से हम मिलने गए थे, पर उस टाइम इसकी वैल्यू 10 आई थी, तो क्या इसका मतलब इसकी सेकंड अवेकनिंग उसके बाद हुई है? अगर ऐसी बात है तो आखिरकार ये उस डबल डंजन से बचा कैसे? और कहता है लगता है एक हंटर के तौर पर तुम्हारे पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो चलो फिर मैं तुम्हें कुछ और चीजें सिखाता हूँ। आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया? दरअसल इन लोगों ने किसी को मारा था, तो इसलिए उनकी फैमिली ने मुझे इन्हें मारने के लिए कहा है। मैं उनकी नहीं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। क्या तुमने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई ना बता दें, पर फिर भी तुमने उन्हें बहुत टॉर्चर किया? क्या सच में कोई ऐसी कहानी है या फिर तुम बस और तब वो जिनवू पर हमला कर देता है और कहता है चाहे तुम दूसरी बार अवेकन हुए हो, पर तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, तुम अभी भी बहुत स्लो हो। और तब जिनवू उस पर और भी तेजी से हमला करने लगता है, और तब हम देखते हैं जूही और मिस्टर सॉन्ग उनकी मूवमेंट्स को देख नहीं पा रहे होते। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये वो जिनवू नहीं है जिसे मैं जानता था। तब यहाँ कैंग सोचता है हमारी स्पीड बराबर है, चाहे हमारी स्किल और स्ट्रेंथ सेम है, पर तुम्हारा एक्सपीरियंस एक हाई लेवल ओपोनेंट के सामने कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से तुम हारोगे। तब वो जिनवू के चेहरे में एक कट लगा देता है। तब कैंग कहता है तुम सच में बहुत ताकतवर हो, क्या तुम अपनी किलिंग इंटेंट को थोड़ा कम रखोगे? पर अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें मेरा एनिमी मान लिया है। अब मेरे पास एक और रीजन है तुम्हें मारने का। तब कैंग सोचता है आखिरकार ये किस सिस्टम की बात कर रहा है। और तब हम देखते हैं जिनवू अपनी स्किल को यूज करके उधर पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। तब कैंग अपनी पावर से उसके इफेक्ट को कम कर देता है और सोचता है ये तो सच में बहुत ताकतवर
पावर है, तो अब इसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने का वक्त आ चुका है। और तब वो वहाँ से गायब हो जाता है और कहता है मैंने अपने आप को पूरी तरह से छुपा लिया है, पर तुम्हारी सेंसेस फिर भी काफी तेज है। ये मेरी स्किल है जिसका नाम स्टेल्थ है और ये किसी की शेप, साउंड और सेंट को दूसरों से छुपा देती है। और असैसिन में कुछ ही लोग हैं जो इसे हासिल कर पाते हैं, और जो लोग ये जानते हैं कि मेरे पास ये स्किल है वो अब जिंदा नहीं है। और तब वो जिन्वू में हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब कैंग कहता भी नहीं कर सकता, इसका मतलब ये सच में खतरनाक है। तब जिन्वू कहता है मैंने अपना एक और इमोशन खो दिया, अभी नहीं करना चाहिए। तो ये बात है, तो तुमने पहले भी किसी को मारा होगा, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह निकले। तब मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं इसने पक्का बहुत ही कम टाइम में बहुत ही डिफिकल्ट चॉइस की होगी। डंजन हंटर्स के लिए बिना कानून की जगह है जहाँ सिर्फ वही जीत होता है। और हम देखते हैं जिन्वू का खंजर उसके आर पार हो चुका होता है। तब कैंग कहता है तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं लोगों को क्यों मारता हूँ, एक हंटर दूसरे लोग, तुम भी वैसे ही हो, एक लॉजिकल रूल है। पर आखिरकार तुम हो कौन? तुम एक असैसिन हो जो कि हीलिंग पावर यूज कर सकता है। तब जिन्वू कहता है मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, और अब जब तुमने मुझे मार दिया है तो तुम अपनी आइडेंटिटी को लोगों से नहीं छुपा पाओगे। तब क्या होगा जब मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ जो हमेशा ग्रो करता रहता है। जिसे सुनकर कैंग हंसते हुए कहता है तुम्हारी परछाई पहले ही डार्कनेस के साथ अटैच्ड है, तो तुम एक ऐसी पावर हो जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और तुम थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब तुम इस परछाई में देखोगे तब वो परछाई तुम्हें भी दोबारा से घूरेगी। और तब हम देखते हैं जिन्वू को कैंग को मारने से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और वो सोचता है ये सच है कि लड़ने से कुछ खोता भी जा रहा हूँ। और तब मिस्टर सॉन्ग और जुई उसको थैंक यू कहते हैं। तब जिन्वू कहता है आप लोग बाहर चले जाइए, मुझे अभी इस डंजन को क्लोज भी करना है। और तब वो लोग बाहर चले जाते हैं और जिन्वू बॉस को हराकर बाहर आ जाता है। तब थोड़ी देर बाद वू भी वहाँ आ जाता है और सोचता है ये तो वही ई रैंकर है जिससे हम पहले मिले थे, पर अब तो ये काफी चेंज लग रहा है। और तब वो कहता है मुझे माफ कर देना, मेरे साथी की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरे साथी को किसने मारा है? तब जिन्वू सोचता है अब मैं अपनी आइडेंटिटी को ज्यादा देर छुपा कर नहीं रख सकता, जिसका मतलब योजिन के साथ मेरा कोलैबोरेशन यहीं खत्म होता है। और तब हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग सारा इल्जाम अपने सर में ले लेते हैं। तब वो कहता है आप तो एक सी रैंक हंटर हैं, तो आपने एक बी रैंक हंटर को कैसे हराया? तब मिस्टर सॉन्ग जुई की तरफ इशारा करते हैं। तब वो कहता है तो आपने एक हीलर की मदद से हराया है। और सोचता है कैंग एक टॉप बी रैंक का हंटर था, तो मुझे नहीं लगता कि एक सी रैंक का हंटर उसे इतनी आसानी से हरा सकता है। और तब वो वहाँ से चला जाता है। तब जिन्वू सोचता है इस टाइम ये नहीं बता सकता कि मैंने कैंग को मारा है, चाहे मैं ये पहचान ना सकूं, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये पर्सन एक ए रैंक हंटर है, तो इसलिए मैं इस टाइम इसका सामना नहीं कर सकता। तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गया? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास, और इसे ऐसे मान लो तुमने जो मेरी जान बचाकर मुझ पे एहसान किया था, आज मैंने उसे उतार दिया है। तब हमें यहाँ पता चलता है 3 घंटे बाद वो पर्सन जिसने कैंग को उन प्रिजनर्स को मारने के लिए कहा था, उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से ये केस एक सेल्फ डिफेंस के अंदर क्लोज हो गया। फिर सीन चेंज होता है और जूही और जिन्वू पार्क में आए होते हैं। तब जूही कहती है तुम सच में बहुत ज्यादा बदल चुके हो जिन्वू, और मुझे देखो मैं अभी भी वही हूँ। अभी तक मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है और सबके लिए एक्सपीरियंस अलग अलग काम करता है। तुमने सही कहा, और मुझे लगता है मैं हंटर बनने से डरती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से काम कर सकूं, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मेरे रैंक के हिसाब से मुझे ए या फिर बी या फिर कम से कम सी रैंक के डंजन में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर मैं तो फिर भी डी और ई रैंक में ही काम करती हूँ। पर मुझे इस बात की खुशी है कि इस तरह मुझे तुम मिले, जिसे मैंने बार बार हील किया। पहले तो इससे मुझे बहुत गुस्सा आता था कि तुम बार बार क्यों इंजर्ड हो जाते हो, पर तुम किसी न किसी तरह से सरवाइव करते रहे। हमने एक बार बाहर जाने का वादा किया था ना, तो अब मैं तुम्हें वापस दे रही हूँ, क्योंकि मैं हंटर की जॉब से रिटायर हो रही हूँ और अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ। तो तुम अगर कभी वहाँ उस एरिया में आए तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें वहाँ पर घुमा दूंगी। तो अगर मैं वहाँ पर आया तो मैं तुम्हें फिर से बाहर जाने के लिए इनवाइट करूंगा। तब जूही गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तब जिन्वू वू की बातों के बारे में सोच रहा होता है, जिसने उससे कहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे ई रैंकर ने कैंग जैसे बी रैंकर को हरा दिया। वैसे तो तुम रीअवेकनिंग के लिए पहले ही एग्जामिन कर लिए गए हो, पर मैं तुम्हें एक बात के लिए वार्न करना चाहता हूँ कि अगर तुम लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? होंग डोनसुक जो मारा गया था उसमें सिर्फ तुम और एक डी रैंकर ही बचा था, और अब उसका छोटा भाई होंग डोनसुक तुम दोनों को टारगेट कर रहा है। तो वो एस रैंक हंटर अब मेरे पीछे है। तुमने सही कहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या हुआ था, वो तो बस उन लोगों को ढूंढ रहा है जो वहाँ से बच गए थे, ताकि वो अपने भाई का बदला ले सके। एस रैंक हंटर के सामने कोई भी कानून बेकार है, और उनके पास ये ताकत है कि वो किसी भी कंट्री को तबाह या फिर बचा सकते हैं। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो एस रैंकर वो मॉन्स्टर्स है जिनसे खुद मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री से चले जाना चाहिए। तब यहाँ जिन्वू सोचता है अब जब वो एस रैंक हंटर मेरे पीछे आ रहा है तो
तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। और यहाँ अगले दिन जिन्वू लेकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी यहाँ योजिन कहता है, मैंने यहाँ पर उन लोगों को चुना है जो कि हंटर्स तो हैं, पर किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे या फिर उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमें सी रैंक के गेट के लिए मिनिमम 8 लोगों की जरूरत है। पर रुको, तुम यहाँ पर एक बच्ची को भी लाए हो। वैसे अगर आपके पास पावर है तो एक माइनर को रिक्रूट करने के खिलाफ कोई कानून नहीं है। तब हान कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूँ, पर तुम एक हाई स्कूल में पढ़ती हो, और क्या तुम्हारे पास रेड पर जाने का कोई एक्सपीरियंस भी है? तब वो मना कर देती है। फिर जिन्वू कहता है, तुम ई रैंक करो, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने सही कहा, क्योंकि तुम में से कोई भी अंदर नहीं जा रहा है, तो सिर्फ मैं और योजिन ही है जो डंजन को क्लियर करेंगे। तब एक पर्सन कहता है, क्या सच में तुम दोनों अकेले जाकर इसे क्लियर कर लोगे? और सिर्फ बाहर रहने के लिए हमें 3 मिलियन मिलेंगे। तुमने हिसाब से ये अच्छी डील है, क्योंकि तुम्हें तो लड़ाई भी नहीं करनी पड़ रही है। पर तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि तुमने अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें तय किए गए अमाउंट से 10 गुना वापस देना होगा। तब जिन्वू सोचता है, कैंग को हराने के बाद मुझे ये स्टेल्थ स्टोन मिला है, शायद इसे यूज करने का वक्त आ चुका है। और तब वो उसे जैसे ही तोड़ता है, तभी हम देखते हैं उसके अंदर स्टेल्थ की पावर आ जाती है, जिससे वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है। तब योजिन यहाँ पर तैयार होकर आ जाता है। तब जिन्वू उसको नीचे गिराकर कहता है, आखिरकार तुम ये क्या पहनकर आ गए हो? जल्दी से जाओ और इसे उतार के आओ। तुमने अभी भी इस चीज को सर में पहन रखा है, कम से कम मुझे ये हेलमेट तो पहनने दो। पागल है, जिन्हें ये एहसास नहीं हो रहा है कि आखिरकार ये क्या करने जा रहे हैं। तब यहाँ वो लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है, एक नॉर्मल स्ट्राइक को डंजन को क्लियर करने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं, और अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है, लगता है हमें थोड़ी देर और वेट करनी पड़ेगी। तभी योजिन भागते हुए बाहर आ जाता है। तब एक पर्सन कहता है, तो ये डर के मारे नहीं आए हैं, देखो वो गेट बंद हो रहा है, जिसका मतलब इन्होंने बॉस को हरा दिया है। तब सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और तब वो लोग अगले गेट की तरफ बढ़ जाते हैं, और हम देखते हैं कि जिन्वू अगले गेट में अपने आप को और भी ज्यादा लेवल अप कर लेता है। तब वो लोग अगले दिन और ज्यादा गेट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ जिन्वू का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तब वहाँ जिन्वू अपनी नई टेक्निक को यूज करके अपने दुश्मनों को मार देता है। तब योजिन सोचता है, इतने टाइम से ये स्किल को छुपा रहे थे, बॉस तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तब जिन्वू सोचता है, स्टेल्थ स्किल सच में कमाल की है, चाहे इसे हासिल करना। वहाँ पर सबको हराने के बाद जिन्वू सोचता है, मेरे पास बहुत अच्छी स्किल्स आ गई हैं, पर अभी मेरे पास इतना मैजिक नहीं है कि मैं इन्हें ज्यादा देर यूज कर सकूं। लगता है मुझे अपनी इंटेलेक्ट एबिलिटी पर काम करना होगा, और अब चीजें इतनी स्मूथली से जा ही रही है, शायद मुझे डीमन कैसल जाना चाहिए। पर रुको, मैं अभी बी और ए रैंक के बीच में हूँ, तो क्या मैं सच में उस डंजन को क्लियर करने के लायक भी हूँ? तभी उसे एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें लिखा होता है कि प्लेयर एक रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच चुका है, तो उसे एक जॉब चेंज क्वेस्ट दिया जा रहा है। तब यहाँ व्हाइट टाइगर ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ के वो है कौन जिसने 150 मिलियंस में सी रैंक गेट्स को खरीद लिया है। एक न्यू स्ट्राइक टीम आई है जो कि मार्केट रेट से डबल पैसे देकर सी रैंक गेट्स को खरीद रही है, और उसका लीडर योजिन हु है। इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। ये योजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का छोटा बेटा है। लगता है कोई अमीर बच्चा हंटर हंटर खेल रहा है। पर रुको, संग जिन्वू आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और सोचता है ये नाम तो डबल चल रही है। तब यहाँ योजिन और जिन्वू एक और गेट को क्लियर करके बाहर आ जाते हैं, और वहाँ से अगले गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब यहाँ मैनेजर का साथी कहता है, तो आपके कहने का मतलब जिन्वू की रीअवेकनिंग हुई है, पर आखिरकार आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पहली बात तो ये कि जिन्वू 3 बार सबसे खतरनाक डंजन में फंसा है, और वो हर टाइम बच गया है। पहला था सोचकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तब वो एक फाइल उठाता है जहाँ पर दोबारा से जेजू आइलैंड पर हमला करने का प्लान लिखा होता है। फिर यहाँ शाम को वो मैनेजर जिन्वू से मिलने आता है और उसे खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तब कॉफी पीते हुए वो मैनेजर कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि आपने व्हाइट टाइगर गिल्ड के बारे में तो जरूर सुना होगा। वो इस कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम लोग हमेशा न्यू टैलेंट्स को ढूंढते रहते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली कहूँ, मैं चाहता हूँ कि आप हमें ज्वाइन करिए, और उसके बदले में हम योजिन कंस्ट्रक्शन से डबल पैसा देने को तैयार है, और अगर आपको कुछ और चाहिए तो हम वो भी कर देंगे। और सोचता है जो ऑफर मैंने इसे अभी दिया है उसे ये कभी मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ई रैंक के हंटर के लिए ये बहुत ज्यादा है। तो तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे हेडक्वार्टर की वैल्यू क्या है? शायद मेरे हिसाब से 50 मिलियन से करीब होएगी। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे वो हेडक्वार्टर देने वाले हो? मैं कुछ समझा नहीं। तब जिन्वू उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या वो आपको सच में 30 मिलियन दे रहे हैं? ये वही प्राइस है जो योजिन कंस्ट्रक्शन मुझे दे रहे हैं, तो आप मुझे डबल देने वाले हैं। इसका मतलब आपको वो 50 मिलियन वाली बिल्डिंग मुझे देनी होगी। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। मुझे आपकी बातों पर यकीन है, पर ऐसा ऑफर बिना अपने सुपरवाइजर से बात करे नहीं दे सकता। तो फिर हमारे लिए बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तब वो मैनेजर सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी है, मुझे पहले इसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लेना चाहिए था। क्या तुम ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे
चला, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तब मैनेजर जैसे ही साइड में मुड़ता है तब हम देखते हैं जिन्हू वहाँ से गायब हो चुका होता है और उसके चेहरे में एक कट लगा चुका होता है। तब मैनेजर सोचता है ये तो एक स्टेल्थ स्किल है, तो शायद योजिन कंस्ट्रक्शन इसे इतना सारा पैसा दे रही है। तब वो मैनेजर कहता है मुझे माफ कर देना कि मैं आप पर नजर रख रहा था, पर मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हमें न्यूली रिक्रूट हंटर्स को ट्रेनिंग के लिए डंजन्स में भेजना था, पर किसी ने पहले ही उन सभी गेट्स को खरीद लिया। तब इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए मैंने आपका नाम वहाँ पर पढ़ा। आखिरकार मेरे बारे में और कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा साथी ही इस बारे में जानते हैं। मैं अभी सभी के सामने नहीं आना चाहता, तो लोगों को मेरे बारे में पता लगा तब मेरा सबसे पहला शक आप लोगों पर ही जाएगा। वैसे तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन को एक रिपोर्ट देनी होती है, पर मैं उसके चक्कर में मरना नहीं चाहता हूँ और मैं अपने साथी को भी इस बारे में बता दूंगा। तब जिन्हू उसके सामने आ जाता है और कहता है तो आपके मुताबिक सी रैंक के गेट्स को खरीदने की वजह से ये प्रॉब्लम आई है ना, पर अब हमें इस चीज की जरूरत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, तो चलो फिर एक डील करते हैं। मैं आपको अभी 3 सी रैंक गेट्स को बेच दूंगा और आप इसे खरीद लेंगे तो आपके पास ट्रेनिंग के लिए 3 सी रैंक गेट्स होंगे। तो ठीक है, पर आप उसे कितने में बेचना चाहते हैं? एक गेट के मैं 300 मिलियंस लूंगा। एक अच्छे दिन में एक गेट से 200 मिलियंस के ही माना क्रिस्टल निकलते हैं, तो क्या आप अपने प्राइस को 200 मिलियंस तक कर सकते हैं? तब जिन्हू उस डील के लिए मान जाता है और कहता है अब 3 सी रैंक गेट 600 मिलियंस के लिए आपके हुए, तो इस पर कल तक पैसे भेज देना। और क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद और मुंह को खुला रखेंगे? और तब हम देखते हैं जिन्हू उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है, जिससे उसका कट गायब हो जाता है। तब मैनेजर कहता है अगर आपने मुझे इतना सब कुछ दिखा ही दिया है तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको मुझ पर भरोसा है? जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तब तक तुम ऐसा समझ सकते हो। फिर जिन्हू वहाँ से चला जाता है। तब मैनेजर का साथी आकर उससे इन सब चीजों के बारे में पूछने लगता है। तब अगले दिन योजिन कहता है बॉस 600 मिलियंस आ गए हैं, आखिरकार आपने इन्हें इतने अच्छे प्राइस में कैसे बेचा और किन्हें बेचा? जिन्हू कहता है इस बात को सीक्रेट ही रहने दो। तब अगले दिन मैनेजर को पता लगता है उनके आसपास और सी रैंक गेट्स अपीयर हुए हैं जो कि काफी कम दामों में मिल रहे हैं। तब मैनेजर सोचता है मैं सिर्फ उसे यहाँ लगाने में ही फेल नहीं हुआ हूँ, बल्कि उसने मुझे ठग भी लिया है। ये तो सच में कर सकते हैं। तभी उसे जिन्हू की तरफ से एक मैसेज चुके हैं, तो इसलिए मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझ पर कभी नजर भी रखी थी। तब मैनेजर कहता है अब मुझे समझ आया, तो ये लेना चाहिए। और सोचता है चाहे इसने मुझे ठग लिया है, पर कम से कम मेरे पास इसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन तो आ गई, तो अभी के लिए मेरे लिए इतना ही काफी है। यहाँ जिन्हू उस जॉब चेंजिंग क्वेस्ट को पूरा करने के लिए शहर से दूर आ जाता है और सोचता है लेवल 40 तक पहुंचने के बाद मुझे ये क्वेस्ट मिला है। इससे पहले मैं 2 डंजन में गया हूँ जिसे मैंने चाबी से खोला था, और इसके अलावा मैंने पेनल्टी और अर्जेंट क्वेस्ट किया है, पर ये पहली बार है जब सिस्टम ने मुझे डायरेक्टली ये क्वेस्ट दिया है। तो क्या इसका मतलब ये बाकी सबसे अलग है? और इसमें तो मैं ये भी चूज कर सकता हूँ कि मैं इसे कब स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसका मतलब ये मुश्किल हो सकता है। तो इसका मतलब इस क्वेस्ट के अंदर उतनी ही अच्छी स्किल्स मिल सकती है, तो इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इसके अंदर जाना ही होगा। और तब जिन्हू उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और तब वहाँ पर उसके सामने एक गेट खुल जाता है। मैं तो अपने डेली क्वेस्ट को पूरा करना तो भूल गया, पर चलो कोई बात नहीं, मैं वापिस आकर उसको पूरा कर लूंगा। तो चलो सबसे पहले इस डंजन को क्लियर किया जाए और देखा जाए कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। और तब वो अंदर चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं इग्रिस उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं योजिन अपने फादर के साथ लंच पर गया होता है, जहाँ उसका भाई जिनसू आ जाता है। तो यहाँ जिन्हू के अंदर पहुंचते ही उसे नोटिफिकेशन आती है जिस पर लिखा होता है कि वो ना ही यहाँ पर पोशंस को यूज कर सकता है, ना ही फुल रिकवरी को, और इस डंजन को क्लियर किए बिना ना ही वो बाहर जा सकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक नाइट आ जाता है। जिन्हू अपना डैगर निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब वो दोनों एक दूसरे पर हमला कर देते हैं, पर जिन्हू देखता है कि उसके अटैक का उस नाइट पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तब वो नाइट जिन्हू पर हमला कर देता है, पर जिन्हू उसके हमले को रोककर उसके दूसरे हमले को डॉज कर देता है और अपने डैगर से फिर से उस पर हमला कर देता है। पर जिन्हू नोटिस करता है उसका डैगर उसके आर्मर को तोड़ नहीं पा रहा होता, और तब उसे स्नेक मॉन्स्टर के साथ अपनी लड़ाई याद आती है जिसमें उसने उस स्नेक के आर्मर के मजबूत होने के कारण उसे हाथों से ही मार डाला था। और जिन्हू यहाँ पर यही करने की कोशिश करने लगता है और हम देखते हैं वो उस नाइट का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। मैंने तो यहाँ पर अपनी फैटल स्ट्राइक वेस्ट कर दी और अब ना ही मेरी कोई इंजरी और ना ही मेरी कोई मैजिकल पावर रिकवर होगी, पर तुम लोगों को इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तब हम यहाँ देख रहे होते हैं योजिन कुछ सोच रहा होता है। तब उसके पापा उसे खाना खाने के लिए कहते हैं और उसके भाई से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं। तब जिनसू कहता है मैं उसी काम पर लगा हुआ हूँ, पर एस रैंक हंटर मिंग मिंग यू और चा ने मेरा ऑफर डिक्लाइन कर दिया है, पर इससे मेरे प्लान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इस टाइम अलग अलग कंट्रीज के हंटर्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम उन्हें पैसे देंगे तो वो जरूर आएंगे। योजिन मुझे पता है तुम भी कुछ कर रहे हो क्योंकि तुमने बहुत सारे सी रैंक गेट्स को खरीदा है, जिसका मतलब तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो, पर ध्यान रखना अगर ये मजे के लिए है तो ये बिल्कुल सही है, और अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब योजिन सोचता है मेरे भाई को नहीं पता कि आखिरकार
यार जिन्वू कितना स्ट्रॉन्ग है और मैं जिन्वू की स्ट्रेंथ से बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। तब हम यहाँ देखते हैं जिन्वू अपने हाथों से उस नाइट को हरा रहा होता है, पर हम देखते हैं उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही होती है। तभी एक मॉन्स्टर गायब होकर उस पे हमला करने लगता है, पर जिन्वू बच जाता है और कहता है यहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स भी हैं जो कि स्टेल्थ की पावर का यूज कर सकते हैं, और ऊपर से यहाँ पर जादूगर भी है जो कि फ्लैश मैजिक का यूज कर रहे हैं। आखिरकार ये किस तरह की जगह है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरी सारी पुरानी बैटल्स को दोहराया जा रहा है। ये क्वेस्ट तो सच में मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा हार्ड है। तो क्या मुझे इन सबको हराने के लिए अपनी अलग अलग एबिलिटीज का यूज करना होगा? जैसे कि इन नाइट्स को हराने के लिए स्ट्रेंथ का यूज कर सकता हूँ और असैसिन्स को हराने के लिए परसेप्शन का। मैं बिना स्ट्रेंथ के इन नाइट्स पर हमला नहीं कर सकता, और अगर मेरी परसेप्शन ज्यादा कम हुई तो मैं असैसिन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जादूगर है, क्योंकि इन्हें हराने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है और मैंने इंटेलिजेंस में ज्यादा पॉइंट्स इन्वेस्ट नहीं किए हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी मैजिकल पावर्स को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा हूँ और अब तो मैं थकता भी जा रहा हूँ। पर मुझे जल्द से जल्द ये लड़ाई खत्म करनी होगी। तब हम यहाँ देखते हैं कोई अपनी टीम के साथ जेजू आइलैंड में जाने के लिए तैयार होता है। यहाँ जिन्वू सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है और उसे वहाँ से ये रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं जिन्वू को एक आर्मर मिलता है जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये तो सच में बहुत लाइट वेट है। वैसे मुझे फील तो नहीं हो रहा, पर मुझे लग रहा है मैं लेवल अप कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ आइटम्स और कॉइन्स भी मिले हैं और अब मेरी थकान भी दूर हो गई है। तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेज पर जाना चाहिए। और तब हम देखते हैं जिन्वू एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है। पता नहीं इस दरवाजे की दूसरी तरफ कौन सा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मेरा इंतजार कर रहा है, और अब जब मैं उसे बिना हराए यहाँ से नहीं जा सकता तो मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और तब वो उस दरवाजे को खोल देता है, जिसके अंदर से उसको बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस होता है। और तब वो और अंदर चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं वहाँ चारों तरफ मशाले जल जाती हैं और सामने एक किंग का तख्त होता है, जिसकी रखवाली के लिए एक नाइट वहाँ आ जाता है। तब जिन्वू सोचता है मेरी पूरी बॉडी डर से कांप रही है और मुझे यहाँ पर वही ऑरा महसूस हो रहा है जैसा मुझे डबल डंजन में महसूस हो रहा था। तो ये है नाइट कमांडर आइग्रिस दी ब्लड रेड। इसका नाम तो डार्क रेड कलर में है, तो इसका मतलब इसका लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है। ये एक नाइट है जो खाली तख्त की रखवाली कर रहा है। पता नहीं अब इसके साथ लड़ाई में मेरा क्या हाल होगा। और तब वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं आइग्रिस बहुत ही ज्यादा तेजी से जिन्वू पर हमला कर देता है और जिन्वू उसके हमले से बच जाता है और सोचता है इसने तो पिलर को बहुत आसानी से काट दिया। और तब वो जिन्वू पर हमला करके उसको दूर फेंक देता है और उसके पास पहुंचकर उसकी पीछे की दीवार को तोड़ देता है। तो जिन्वू सोचता है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा तेज भी है। और तब आइग्रिस जिन्वू पर हमला करके फिर से उसे पटक देता है और उस पर फिर से हमला कर देता है। पर हम देखते हैं जिन्वू फिर से उसके हमले से बच जाता है और सोचता है इसने इतना भारी आर्मर पहना हुआ है पर ये फिर भी इतनी तेजी से मूवमेंट्स कैसे कर पा रहा है, ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब जिन्वू उस पर हमला कर देता है, पर देखता है उसके हमले का आइग्रिस पर कुछ असर नहीं हो रहा होता। तब वो देखता है उसका डैगर उसके आर्मर को चीर नहीं पा रहा होता। तब आइग्रिस अपनी तलवार से जिन्वू पर हमला कर देता है, पर जिन्वू अपने डैगर से उसके हमले को रोक लेता है। फिर आइग्रिस जिन्वू को दूर फेंक देता है। तब जिन्वू सोचता है चाहे मैं इसकी स्पीड तक पहुंच गया हूँ पर मैं इसकी पावर का मुकाबला नहीं कर सकता और मेरा डैगर भी इसके आर्मर के आर पार नहीं जा सकता। तो क्या मैं सच में इसे हरा पाऊंगा? ये एनिमी तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ताकतवर है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बिना डैगर के हरा पाऊंगा, पर मैं इसे इसी तरह ही डैमेज दे सकता हूँ। तब हम देखते हैं जिन्वू को खाली हाथ देखकर आइग्रिस भी अपनी तलवार छोड़ देता है ताकि लड़ाई बराबरी की हो सके। तब यहाँ हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और उसका असिस्टेंट वू देर रात तक काम कर रहे होते हैं और तभी उन्हें हंटर कोई का फोन आ जाता है। तब प्रेसिडेंट कहते हैं तो क्या तुम लोग जाने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, पर सबसे पहले मैं इस बात के लिए आपका थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोग इस बात के लिए मान गए। मुझे ये मानना ही था क्योंकि तुम बार बार मीडिया के सामने जेजू आइलैंड के बारे में बात कर रहे थे, तो इसलिए पब्लिक को वो ट्रेजेडी याद आ गई और हमें वो डिसीजन लेना पड़ा। पर क्या वो लोग तुम्हें बाद में इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि तुम खुद ट्रबल को ढूंढ रहे हो? मैं इसके लिए तैयार हूँ, पर तुम थोड़ा ध्यान रखना, जेजू आइलैंड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे इस बारे में पता है। हमारा मिशन बस वहाँ पर जाकर एक छोटा सा अटैक करना है ताकि हमें एनिमी की स्ट्रेंथ और साइज के बारे में पता लग सके। वो जेजू आइलैंड की थर्ड बैटल मेरे लिए अभी खत्म नहीं हुई है। तभी हम यहाँ देखते हैं आइग्रिस जिन्वू पर हमला कर देता है और उसे जोर जोर से पटकने लगता है और तब उसे दीवार में पटक कर उसके जोर जोर से मुक्के मारता है। तब जिन्वू उसके हमले से बचकर सोचता है मैं इस टाइम डिफेंस कर रहा था पर मैंने फिर भी वर्टैलिटी के 500 पॉइंट्स खो दिए। शुक्र है मैंने ये आर्मर डाल रखा है क्योंकि अगर मैंने इसके अटैक डायरेक्टली लिया होता तो अब तक मैं मर चुका होता। इसके पास तो बिना तलवार के भी बहुत ज्यादा ताकत है। ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है और अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकता तो मुझे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा। तब जिन्वू अपनी डैश स्किल को यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और आइग्रिस पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं आइग्रिस उसके हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है। तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने लगता है, पर हम देखते हैं वो उसे अभी भी काट नहीं पा रहा होता और तब आइग्रिस जिन्वू को लात मारकर दूर फेंक देता है और उस पर दोबारा से हमला करके उसे जमीन में पटक देता
देता है और हम देखते हैं जिन्वू ने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो लगातार आइग्रिस पर हमला करने लगता है और उसे एक जोरदार लात मारने में कामयाब हो जाता है। पर तभी आइग्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिन्वू को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और हम देखते हैं आइग्रिस जिन्वू को इधर उधर पटकना भी शुरू कर देता है और एक पल भी उसे खुद पर हमला करने का टाइम नहीं दे रहा होता। तब जिन्वू जाकर तख्त पर गिर जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। तब आइग्रिस जिन्वू के पास चला जाता है और अपनी तलवार को अपने पास बुलाकर जिन्वू के सर में हमला कर देता है, पर जिन्वू अपने हाथों से उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ और उसकी तलवार को दूर फेंककर अपने डैगर से उसकी आंख पर हमला कर देता है, जिससे आइग्रिस को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तब जिन्वू आइग्रिस को पकड़कर जोर से दीवार में पटक देता है और अपने डैगर को दोबारा से अपने हाथों में बुलाकर उसके गले में मार देता है, पर हम देखते हैं वो कट ज्यादा गहरा नहीं होता। तब जिन्वू पूरी तरह से पागल हो जाता है और पूरी ताकत से आइग्रिस को मारना स्टार्ट कर देता है और अपने डैगर को उसकी गर्दन के आर पार कर देता है, जिससे हम देखते हैं वो उसे हराने में कामयाब हो जाता है। तब जिन्वू सोचता है ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, मैं तो लकी था कि मैं इसे हरा पाया, ये तो स्किल, स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस तीनों में मेरे से बहुत ज्यादा आगे था, तो अगर मैंने कोई गलती की होती तो मैं अब तक मर चुका होता। और तब उसे 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें एक में उसे 1.5 मिलियन गोल्ड कॉइंस मिलते हैं, दूसरे में उसे आइग्रिस का हेलमेट मिलता है जो कि एस रैंक का होता है और उसके अलावा इक्विपमेंट्स मिलते हैं जो कि उसके फिजिकल डैमेज को 15% कम कर देंगे और उसकी वर्टिलिटी और स्ट्रेंथ को 20% से बढ़ा देंगे। तीसरे में उसे रूलर्स हैंड स्टोन मिलता है जिसे तोड़कर वो एक स्किल ले सकता है और लास्ट में उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। और तब जिन्वू ये सोचता है तो क्या ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि ये क्वेस्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे गेट्स खुल जाते हैं और नोटिफिकेशन में आता है कि जितनी देर तुम यहाँ टिकोगे उतने ज्यादा ही तुम्हें एडवांस पॉइंट्स मिलेंगे जो कि तुम्हें उतने ही हायर क्लास तक पहुंचाएंगे। तब हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे एनिमीज इकट्ठा आने लगते हैं। तब जिन्वू सोचता है अगर ये सभी लोग आइग्रिस की तरह हुए तो मैं कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाऊंगा, पर मेरे हिसाब से ये इतने भी ताकतवर नहीं है, बस काउंटिंग में बहुत ज्यादा है। तब यहाँ हंटर कोई और उसकी टीम जेजू आइलैंड के लिए निकल जाती है और यहाँ जिन्वू उस नाइट के साथ लड़ते हुए सोच रहा होता है मैं इन्हें चाहे जितनी मर्जी बार मार लूं, पर ये गेट से आते ही जा रहे हैं। इस क्वेस्ट में ये चीज देखी जाएगी कि मैं यहाँ पर कितनी देर तक टिक पाता हूँ, तो इसलिए मैं इन सबसे छुप जाऊंगा। और तब वो अपनी स्टेल्थ को यूज करके वहाँ से छुप जाता है, पर हम देखते हैं एक एनिमी वाला जादूगर उसको ढूंढ लेता है और तब वो नाइट्स उस पर हमला कर देते हैं। तब जिन्वू को उनके साथ लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझता। तब एक नाइट उसकी पीठ पर वार कर देता है जिससे जिन्वू को चोट आती है। तब जिन्वू उस नाइट को हटाकर सोचता है क्या मुझे यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, अब मेरा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, तो मुझे इस टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करना ही होगा। तब हम देखते हैं एक नाइट उसके हाथों से उस स्टोन को नीचे गिरा देता है और बाकी सारे नाइट्स मिलकर जिन्वू पर हमला कर देते हैं। अब जिन्वू यहाँ पर बहुत बुरी तरह से मार खा रहा होता है और सोचता है मुझे अब ट्रांसपोर्टेशन स्टोन नहीं मिल रहा, ऊपर से अब मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं उसे ढूंढता फिरूं। यहाँ से बचने का एक ही तरीका है कि मुझे इन सभी को मारना ही होगा। तब वो फिर से उस नाइट के साथ लड़ना शुरू कर देता है और सोचता है मेरा स्टेमिना धीरे धीरे कम हो रहा है और मैं इस टाइम स्ट्रेंथ और मर्डरस इंटेंट को भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा, मैं यहाँ से जरूर जिंदा बचूंगा। और तब वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर बाकी लोगों से लड़ने लगता है और सोचता है मैं हमेशा से कमजोर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पर कैसा लगता है, पर मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और मैंने कभी हार भी नहीं मानी है। और तब उसका दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है और तब उसे अपने साथियों की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उसे सबसे कमजोर हंटर कह रहे होते हैं। तभी उसे मिस्टर सॉन्ग दिखाई देते हैं जो कि उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं। तब जूही कहती है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जिन्वू, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तभी जिन्वू को अपनी आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है तुम्हें इस टाइम वही मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हो, आखिरकार तुम इतनी खतरनाक जगह पर आए ही क्यों, तुम एक ई रैंक हंटर हो, पर देखो अब तुम कितना ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, तो क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है। मैं था जो कि सभी के साथ कांटेक्ट बनाने की गवाही, और जो लोग बच गए वो अभी तक उस चीज से उभर नहीं पाए हैं। हर हंटर को किसी न किसी चीज का डर होता है, पर उन्हें उसके तब और काफी ताकतवर दिखाई दे रहा हूँ, पर ये सिर्फ बाहर से ही है क्योंकि अंदर से तो मैं अभी भी कमजोर हूँ। और देखो मैं आज फिर से मरने वाला हूँ। और वो नाइट फिर से जिन्वू पर हमला कर देते हैं। तब जिन्वू की परछाई कहती है संग ड्रीमर हो जिसे दुनिया में अपनी जगह के बारे में नहीं पता है। तब वो नाइट फिर से जिन्वू पर हमला कर देते हैं और जिन्वू उनके हमले से बच जाता है। तब एक नाइट जिन्वू का सर जमीन में पटक देता है। तुम अभी भी नहीं मरे, तुम हमेशा अपने आप को कहते रहते हो ना कि तुम तैयार हो, तो देखो ये उसी चीज का रिजल्ट है, आज तुम अपनी इस आदत के चलते मरने वाले हो। तो जिन्वू सोचता है क्या ये सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था, पर आखिरकार उसके बाद क्या हुआ था। तब उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाती है। जिन्वू सोचता है क्या ये टास्क कंप्लीट होने वाला है, लगता है यहाँ पर सब कुछ लक के ऊपर डिपेंड करता है, लगता है वो लोग अभी तुम्हें मरने नहीं देना चाहते, चलो फिर हम अगली बार मिलते हैं। तब जिन्वू देखता है कि उसने डेली को उस नाइट के हमला करने
से पहले ही वहाँ से गायब होकर पेनल्टी जोन में पहुंच जाता है। तब जिनवू सोचता है मुझे अभी याद आया मैंने अपने डेली क्वेस्ट पास नहीं किए थे, या फिर लेवल अप करके हेल्थ पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा। तभी नहीं है और उस परछाई ने क्या कहा था, हम दोबारा से मिलेंगे, तो वो सही है क्योंकि मैं अगर यहाँ से बच गया तो मैं उससे दोबारा जरूर मिलूंगा और जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाऊंगा। और तब वो उन सेंटीपीड्स पर हमला कर देता है। तब यहाँ जिना रात को सोचती है क्या मेरा भाई अभी तक वापस नहीं आया, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी देर तक काम कर रहा है। मैंने उसे बताया था कि कल तब हम यहाँ देखते हैं जिनवू उस सेंटीपीड को हराकर अपना लेवल अप कर लेता है। की मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच सकता है, अपने से ज्यादा बड़ी चीज को खींच सके। और तब वो कहता है अब मैं बस इतना ही प्रेपरेशन कर सकता हूँ, तो अब मैं बाकी सब कुछ लक पर छोड़ देता हूँ। और तब हम देखते हैं वो वापिस से उसी कमरे में पहुंच जाता है और एक एक करके उन नाइट्स को मारना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ देखते हैं हंटर कोई की टीम का प्लेन बहुत जल्दी जेजू आइलैंड की सिक्योरिटी पैरामीटर तक पहुंचने वाला होता है और तभी उन्हें वहाँ पर पानी के अंदर कुछ मैजिक डिटेक्ट होता है जिससे वो स्कैन करने लगते हैं। तब यहाँ जिनवू उस डैगर की मदद से उन नाइट्स को काट पा रहा होता है और सोचता है अच्छा यही है, पर आखिरकार ये मुझे कैसा महसूस हो रहा है। मैं चाहे इन्हें जितनी बार भी मार दूं पर ये खत्म ही नहीं हो रहा है। इन्हें मारकर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं लेवल अप भी कर रहा हूँ। और आखिर कोई मुझे ये बताओ कि वो जादूगर वहाँ क्या कर रहे हैं। वो लोग इतने टाइम से स्पेल कास्ट कर रहे हैं पर उन्होंने एक भी अटैक मुझ पर नहीं किया है, बल्कि ये नाइट्स ही मुझ पर अटैक कर रहे हैं। पर रुको, कहीं ये समनिंग मैजिक तो यूज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये वही जादूगर है जिनकी वजह से ये सारे नाइट्स यहाँ पर आ रहे हैं। मैं इन नाइट्स को हराकर कोई भी एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मुझे इन जादूगरों पर हमला करना ही होगा। और तब वो एक जादूगर को मार देता है जिससे कुछ नाइट्स अपने आप गिर जाते हैं। तब जिनवू कहता है इसका मतलब मैं सही था, मुझे इन जादूगरों को ही मारना होगा। तो अब जब मुझे ये पता है तो मुझे सिर्फ 5 जादूगरों को ही मारना है। और तब वो आसमान में चला जाता है और अपने रूल हैंड पावर को यूज करके अपने डैगर को अपने पास बुला लेता है और एक और जादूगर को मारकर उन नाइट्स को काटते हुए आगे बढ़ने लगता है। और तब वो अपने रूल हैंड पावर को वो उनके हमले से बचकर उनके ऊपर झूमर फेंक देता है और उन जादूगरों की तरफ बढ़ते हुए सोचता है इन्होंने इसे इसलिए बुलाया है क्योंकि इन्हें पता लग गया है कि एक स्ट्रॉन्ग एनिमी बहुत सारे कमजोर एनिमी होने से तो अच्छा होता है। पर इन्हें ये नहीं पता है कि जितना ज्यादा कम टारगेट्स होंगे उतना जल्दी मैं इन तक पहुंच पाऊंगा। तभी वो मॉन्स्टर फिर से जिनवू पर हमला कर देता है, पर देखते हैं मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुकता है और जिनवू पर हमला कर देता है। तब जिनवू अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है जिससे कि वो हार जाता है। तब उसे जॉब क्वेस्ट के खत्म होने की नोटिफिकेशन आ जाती है। तब जिनवू सोचता है आखिरकार ये खत्म हो ही गया, तो फिर अब आगे क्या होगा। इसमें लिखा हुआ है कि जो मैंने पॉइंट्स अर्न किए हैं उनसे मैं एडवांस क्लास तक जा सकता हूँ और अब मुझे अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही क्लास मिलेगी। तो क्या इसका मतलब मैं यहाँ पर चूज नहीं कर पाऊंगा। और तब हम देखते हैं सिस्टम एनालिसिस खत्म कर देता है और नोटिफिकेशन में लिखता है कि जहाँ भी प्लेयर जाता है वहाँ डेथ उसका पीछा करती है, चाहे प्लेयर जो मर्जी पाथ चुने। वो वहाँ पर लाशें और खून ही बहाता है। प्लेयर हमेशा ग्रेट पावर के पीछे ही भागता है और वो उसे बिना किसी की मदद से हासिल भी करता है। तो ये स्ट्रेंथ की भूख ही है जो कि उस गोश्त को बुलाती है, जो कि नर्क की गलियों में घूमता है। जो भी गोश्त शैडो आर्मी के द्वारा बुलाया जाएगा उसे प्लेयर के ऑर्डर मानने पड़ेंगे क्योंकि वो शैडो आर्मी का हिस्सा होगा और वो सिर्फ प्लेयर के लिए ही काम करेगा। तब जिनवू कहता है आखिरकार ये शैडो आर्मी क्या है और आखिरकार ये चीज क्या है, क्या मेरी न्यू जॉब नेक्रोमेंसर है। पर एक मिनट रुको, मैंने तो इंटेलिजेंस पर ज्यादा पॉइंट्स इन्वेस्ट भी नहीं किए थे, तो आखिरकार ये कैसे हो गया। नेक्रोमेंसर एक ऐसी मैजिक टाइप क्लास है जो कि मरे हुए लोगों को सर्वेंट के तौर पर सम्मन कर सकती है, पर मैं तो एक असैसिन हूँ जो कि क्लोज रेंज फाइट कर सकता है। मेरे में ताकत मेरी स्ट्रेंथ है और मेरी स्किल्स भी इसी स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मुझे नेक्रोमेंसर जैसी क्लास मिली तो ये सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और तब उसे उसको एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है और एक हिडन क्लास है, तो क्या आप अभी भी इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। तब जिनवू इसके बारे में सोचता है तो क्या इसका मतलब मुझे कोई स्पेशल पावर मिलेगी। काश मेरे पास कोई नेक्रोमेंसर की एग्जांपल होती। पर रुको, मैं समनिंग मैजिक भी तो यूज कर सकता हूँ। जो यहाँ पर मैंने जादूगर मारे हैं उन सभी के पास भी नेक्रोमेंसर जैसी ही पावर थी। और अगर मैं ध्यान से सोचूं, यहाँ पर मुझे अपनी सारी पुरानी बैटल्स की झलक दिखाई दी है। यहाँ सब कुछ पहले से ही डिसाइड किया गया था। क्या ये सब कुछ सिस्टम कर रहा है, पर ये फिर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जादूगर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर मैं हूँ। और वैसे भी ये कहीं नहीं लिखा गया है कि नेक्रोमेंसर लड़ाई नहीं कर सकते। और अगर क्लास स्टेटस की तरह काम करती है तो इसका मतलब मैं स्किल्स की तरह इसे भी लेवल अप कर सकता हूँ, जिसका मतलब जो ये शैडो आर्मी है ये मेरे साथ साथ ही लेवल अप करेगी। और अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो मैं अब अकेला सोलो लेवलिंग नहीं करूंगा। और तब वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। तब यहाँ प्रेसिडेंट को कहते हैं तो आखिरकार सुबह हो ही गई। तब वो कहता है हंटर कोई और उसकी टीम अब तक जेजू आइलैंड में पहुंच गई होगी। और तब जिनवू जैसे ही उस जॉब को एक्सेप्ट करता है तब वो थ्रेशोल्ड से बढ़ जाते हैं और उसे जिनवू परछाइयों से घिर जाता है और उसके पास एक ब्लैक कलर का ऑरा आ जाता है। तभी हम देखते हैं जिनवू नेक्रोमेंसर से शैडो मनार्स बन जाता है और उसे साथ में कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और वो सोचता है तो क्या इसका मतलब मैंने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। और तभी एक
शैडो एक्सट्रैक्शन स्केल मिलता है और उसे एक्टिवेट करने के लिए एक कमांड रखने के लिए कहा जाता है। तब जिन्हू अराइज कहता है और यहाँ हम देखते हैं उसके अराइज कहते ही वहाँ उन नाइट्स की शैडो बाहर आ जाती है। तब जिन्हू कहता है ये तो सच में बहुत ज्यादा ऑसम है और तब उसे शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज स्किल मिलती है। शैडो एक्सट्रैक्शन में वो अपने मैजिक को यूज करके शैडो सोल्जर्स को क्रिएट कर सकता है और शैडो स्टोरेज में वो उन शैडोज को स्टोर कर सकता है और जब मर्जी चाहे बुला सकता है। तब जिन्हू सोचता है तो इसका मतलब ये वो शैडो आर्मी है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था, पर मुझे केयरफुल रहना होगा क्योंकि टारगेट की स्ट्रेंथ और टाइम ऑफ डेथ के अकॉर्डिंग शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल भी हो सकती है। तब यहाँ जिन्हू देखता है जिन शैडोज वो अराइज कहता है, पर हम देखते हैं उसकी एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है और उसके पास बस 2 ही चांस बचते हैं और तब वो फिर से एक चांस ट्राई करता है पर वो भी फेल हो जाता है। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं वैसे तो ये सबको पता है पर जब तक हंटर्स रीअवेकन नहीं होते हैं तब तक हमारी पावर्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती है, जिस वजह से हम लड़ाई के लिए ट्रेनिंग करते हैं और टीममेट्स इकट्ठे करते हैं। तब यहाँ जिन्हू आइग्रिस से कहता है कितना टाइम लगेगा? आइग्रिस तुम एक वॉरियर हो और तुम्हारी तलवार बस दुश्मनों का गला काटने के लिए बनी है, तो क्या तुम उसे यहाँ पर ऐसे ही वेस्ट जाने दोगे? तो तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके प्रति तुम अपनी तलवार को डेडिकेट कर सकते हो, तो आओ मेरे लिए काम करो, इस खाली गद्दी को छोड़कर उस पर्सन को बचाओ जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और तब वो फिर से अराइज कहता है और हम देखते हैं इस टाइम शैडो एक्सट्रैक्शन कैंसिल नहीं होती है। तब यहाँ प्रेसिडेंट गो कहते हैं मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर कितनी सारी अवेकनिंग होती है, क्या उनमें से कोई ऐसा पैदा होगा जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा और ऐसा पर्सन बनेगा जो कि फ्यूचर में हमें गाइड करेगा। तब यहाँ जिन्हू को आइग्रिस की शैडो का नाम रखने के लिए कहा जाता है और वो उसका नाम आइग्रिस रखता है और तब वो सारे मिलकर जिन्हू के सामने झुक जाते हैं। और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और भी बहुत सारी बेहतरीन एनिमे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।